सैयद नाडा नाम है मेरा। 2018 में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT दिल्ली और ये मेरा ग्रेजुएशन ईयर था। प्रीलिम्स किया था IIT के अंदर ही और फिर उसके बाद पहला मेंस था। मेंस क्लियर नहीं हुआ था, 14 मार्क्स रह गए थे मेरे फर्स्ट मेंस में। फिर 2019 मेरा फर्स्ट फुल फेस्ट था जिसमें सब आंसर रेटिंग करी होती है और थोड़ा प्रिपरेशन। तो जो है सिक्योर्ड रैंक 298 और इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस में अभी प्रेजेंटली हूँ लीव में और अभी ऑडिटर रैंक 56। ठीक है, तो इसमें मोस्ट ऑफ IAS मिल जाएगा। तो ये मेरे एक बार मार्क्स लिख दिए सो दैट थोड़ा कॉन्टेक्स्ट रहे कि किस चीज़ का क्या टेक अवे लोगे यहाँ से, तो थोड़ा बेटर क्लियर रहेगा। ऐसे मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में 134 थे, फिर 116 काफ़ी कम हुए जबकि मैंने आगे प्रेपरेशन बहुत करी थी और फिर अभी 123 है। मार्किंग हर ईयर थोड़ी डिफर करती है, मतलब जैसे आप एथिक्स देखोगे कभी 160 भी टॉपर के मार्क्स हैं लास्ट ईयर, इस बार इतने नहीं 130 में शायद हाईएस्ट। तो GS1 में 81 थे, फिर 111 हुए और इस बार 95 है। जब मेरा पेपर में ब्लंडर हुआ था इसकी वजह से मेरे को लग रहा था नहीं होगा मेरा इस बार, क्योंकि यहाँ पे बहुत ब्लंडर हुआ 15 मार्क्स में। और बताता मैं GS2 में 97 थे पहले, अराउंड है मुझे इतना याद नहीं है, 83 था। टोटल GS में 365 थे बेसिकली मेरे GS में ऐसे को हटा के 365, यहाँ पे हुए 416 और अभी है 423। बट जब यहाँ पे 416 थे तब ऊपर काफ़ी क्या था और काफ़ी लोग काफ़ी ऊपर नंबर थे। इस बार 423 है तो इतना नहीं है, 450 है किसी का बट इतना कॉमन नहीं है, मतलब 440 और ठीक है। तो यहाँ पे 2018 जब गया था 365 GS में आए थे, ऑप्शनल बहुत गंदा प्रेपरेशन था, 70-80 मार्क का मैंने छोड़ा था, तब मेरे 260 मार्क्स थे और मैंने प्रीलिम्स के बाद 70% पढ़ा था खुद से नोट से, मेरी कोचिंग भी करी थी पूरी। तो यहाँ पे 260 थे। ठीक है, तो मेरा एक्चुअली मेरे को लगा था फर्स्ट मेरा जो जितना भी आप जर्नी सुनोगे कुछ करोगे तो मेरा हमेशा रहा कि गैप में आइडेंटिफाई करता हूँ, काफ़ी गैप्स आइडेंटिफाई करता हूँ और फिर उस गैप्स को टारगेट करने की कोशिश करता हूँ। और ये गैप चाहे मॉक्स से पता चल सकते हैं या अटेम्प्ट्स अगर आपके ज़्यादा हैं अनफॉर्चुनेटली तो उसके थ्रू पता चल सकते हैं। तो मेरा गैप फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे पता चल गया था 81, 83 काफ़ी ही कम है। GS4 में मैं केस स्टडी पहले खाली मैंने करना और फिर जब मैं सोचा 1 to 10 करूँगा बट 10 फ्लिप होता तो मैंने 10, 9, 8, 7 करना शुरू हुआ और फर्स्ट 2 क्वेश्चन ही नहीं करे। तो नतीजा यहाँ पे ठीक है। तो 83 और 81 ये मेरा एकदम मुझे लगा बहुत ही बकवास है और यहाँ पे 70-80 मार्क का छोड़ा था तो मुझे लगा काफ़ी इम्प्रूव कर सकता हूँ यहाँ पे। तो एक ऑप्शन था, बट ऑप्शन का मैं अलग से सेशन लूँगा, बस एक टोटल मार्क्स के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ऐसे मेरा अच्छा था, मुझे था इसको मेंटेन करना है और नहीं हुआ। बहुत मैंने इसमें करा था हर हफ्ते, मतलब इधर मैंने GS स्कोर का टेस्ट सीरीज लिया था, इधर GS स्कोर का लिया था, इस बार नेक्स्ट IAS का लिया था। और GS के लिए फर्स्ट में मैंने विजन IAS यूज़ किया, सेकंड में मैंने फोरम यूज़ किया और थर्ड में मैंने शंकर फोरम पार्शली यूज़ किया। मोस्टली यहाँ पे शंकर दिया था और फिर फोरम में यूज़ किए थे 3-4 टेस्ट, फुल टेस्ट और बाकी बताता हूँ अपलोड किए। ओवरऑल ये टेस्ट करा, यहाँ पे GS स्कोर था दोनों बार और फिर यहाँ पे नेक्स्ट IAS था कोचिंग। GS हो गया, ऑप्शन का फर्क नहीं पड़ता है। तो GS1, GS4 यहाँ पे मेरे वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स थे उस साल के 111, मतलब जितने मैंने देखे, और 138 भी इज़ अ गुड स्कोर। तो यू कैन सी आई आइडेंटिफाइड एंड यहाँ पे इंक्रीज कर पाया है ना। और फिर यहाँ पे काफ़ी हद तक ये मेंटेन या इंक्रीज हुआ इस साल की मार्किंग के हिसाब से। और ये मेरा खराब गया जिसकी वजह से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे लास्ट टाइम मैनेजमेंट इशूज हो गए, बट इट्स स्टिल अ गुड स्कोर गिवन दैट मेरा बहुत ज़्यादा ब्लंडर होता है। तो मेरा ट्रैक मेंटेन है ना। GS3 फिर मुझे यहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ कि ये मेरा आखिरी सील है और ये मेरा आखिरी सील बना बिकॉज ऑफ पेपर 2 IAS सिक्योर्ड 135 मार्क्स इन पेपर 1 एंड 104 मार्क्स, ओनली 104 मार्क्स इन पेपर 2, जो यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल था 130 टाइप्स का। तो मैंने 104 इस पर वर्क किया पेपर 2 में और इस बार 104 से वापस 134 हो गए, 30 मार्क्स इंक्रीज कर गया। पेपर 1 में थोड़ा ब्लंडर हुआ तो 5-7 मार्क्स वहाँ भी कम हो गए, बट ओवरऑल बढ़ गए मार्क्स। तो गैप्स यहाँ पे भी आइडेंटिफाई करें और इसको ठीक किया। GS2 का आई डोंट नो कि क्या कैसा स्कोर है लोगों का, बट
इंक्रीज तो हुआ ही है, बट आई डो नॉट नो क्या रेंज है लोगों की। GS4 और तो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट है, इंटरव्यू यू कैन सी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पिलर्स इन माय प्रिपरेशन, जो मुझे हमेशा रैंक दिलाता है या अभी IAS में कुछ करा जिसमें मुझे इधर 365 थे मेरे GS में, इधर 460, इधर 423 और ओवरऑल आप देखोगे 995 है। इससे पहले 967 है, 968 थे, 968 है I guess। और इधर तो मतलब इंटरव्यू हटा दो क्योंकि उससे पहले मेंस का किया था मैं 758 थे मेरे, इंटरव्यू नहीं होता था। अगर इंटरव्यू में भी आप समझ लो 190 मार्क्स है, कितने मार्क्स हुए 940 के आसपास, 948 के आसपास, 953 मतलब ठीक है, 953, 968, 995 और इस हिसाब से 995 ठीक है सर, ठीक है। तो ये बेसिकली है, तो आप देख सकते हो GS1 अच्छा है मेरा। यहाँ पे अगर मैं जो आपको बता रहा हूँ मैं थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूँ, तो और आप थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसको ड्रॉप कर सकते हो। GS4 इज गुड, GS3 है इंक्रीज मार्क्स समवट, तो देख लो, और GS2 भी आया इंक्रीज, और ऐसे मेरा स्ट्रॉन्ग था बट इतना स्ट्रॉन्गली मैं आपको बता नहीं सकता क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। और ऑप्शन का मैं अलग से सेशन है, तो दिस वाज अ ब्रीफ मार्क्स के ऊपर। अब आई वांट यू टू पुट सम क्वेश्चंस, मैं सिस्टमैटिक थोड़ा एड्रेस करूँगा सारी चीज़ों को, बट आई जस्ट वांट कि आपके क्या क्वेश्चन है, तो थोड़ा कल भी मेरी सेशन ऐसे ही किया था, जो भी क्वेश्चन और थीम्स पहले पूछ लिए थे। क्या क्वेश्चन है यार, किसी के क्वेश्चन है बता दो, कोई मैक्रो क्वेश्चन, ऐसे में बोला GS1 से डालो, तो मैं कर ही रहा हूँ। GS4 एथिक्स का अच्छा राइट। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी इन व्हाट सेंस, कंटेंट वाइज और 1 to 20 करना है, 1 to 20 करता हूँ। मैंने 2018 में थोड़ा बहुत ब्लंडर कर दिया था और कंटेंट इतना पता नहीं था, बट ठीक है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का स्ट्रैटेजी GS4 एथिक्स, लेंथी के हिसाब से ना, लेंथी टाइम मैनेजमेंट इश्यूज, ठीक है। थोड़ा राइटिंग है, मैं बोल भी रहा हूँ साथ में, या और बड़ा कंटेंट मैनेजमेंट इज द पेपर, कैसे उसका पेपर का अंदर क्या होता है कि सेकंड पेज में आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है लिखने के लिए। कंटेंट मैनेजमेंट विद इन द डी-डे मतलब या पढ़ते समय भी अपना जो अपन पेपर बॉक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद डी-डे के समय भी कैसे उस कंटेंट मतलब, और स्टार्टिंग जैसे मैं किया कि फर्स्ट पेपर लिखा और उसके अगले पेज तक आते थे कंटेंट बहुत ज़्यादा मैं लिखने के और स्पेस कम है, वैसा इशू है। नहीं समझ आया, पहला पेपर लिखा मतलब पढ़ लिया है पर लिखना कंसाइज है, तो कैसे करना, कंसाइज लिखना, कंटेंट मैनेजमेंट कैसे करना उस दो पेजेस में लिखना, बट ये डी-डे वाला चीज़ हो गया ना। हाँ कंप्लीशन हो गया या कॉन्टेंट, और कंटेंट अगर कम, फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस में होता है कि यू आर लेफ्ट अ बिट ब्लैंक, तो हाउ फॉर एग्जांपल GS1 वाज योर तो हाउ डिड यू मैनेज किया, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आता बट स्टिल आई कैन फिल इन समथिंग फ्रॉम हियर देयर, तो अच्छा जो नई क्वेश्चन आते हैं वो कैसे अटेम्प्ट, हाँ जैसे प्रीलिम्स में भी नहीं आते हैं। हाँ क्वेश्चन अटेम्प्ट का स्ट्रैटेजी, रिवीजन 15 डेज क्लास, ठीक है। और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे पहले टीचर और कह सकते हैं अभियान का साया मेन फीचर्स ऑफ कह सकते हैं अभियान का साया है, हाँ 3-4 लाइनें आती हैं, मतलब वही फिलिंग क्वेश्चन था, मतलब या तो फिलिंग हो सकता है बिल्कुल अननोन हो या ऐसा क्वेश्चन जो जिसको था, ठीक है।
उसमें एड्रेस करेंगे। और how to start answer writing. As I am so content that I must not be able to write the answer. जी Can't be able to put the answer. स्टार्ट करना, ठीक है। और मेंस में एक पेपर के जैसे 20 क्वेश्चन लिखना है, तो 20 क्वेश्चन में से वो कुछ 5-7-8 क्वेश्चन ऐसे लिखना चाहिए जैसे एनालिटिकल लिखना है, पॉइंट वाइज ज़्यादा नहीं लिखना। या आपकी क्या स्ट्रेटजी है ये पॉइंट वाइज लिखना है या कुछ क्वेश्चन आएगा कुछ ऐसा? मतलब इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि मतलब मोस्टली पॉइंट वाइज, बट समवेयर और द अदर। जैसे लास्ट ईयर कुछ आया था कि पॉलिटी का क्वेश्चन था, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएस, बहुत सिंपल सा था उसका आंसर, है ना, कि क्या है हार्मोनियस हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन नहीं, एक था मतलब ऐसे ही कोई क्वेश्चन जो नहीं आता हो या जिसमें एक ही सिंगल चीज़ है, तो उसको पैराग्राफ में मतलब वो डिसीव करने की स्ट्रैटेजी है। अगर आपको दिखाना है अपना, इफ यू आर प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड, डू इन पॉइंट्स, बिकॉज एग्जामिनर विल गेट मोस्ट आउट ऑफ व्हाट यू हैव रिटन। बट इफ यू वांट टू डिसीव और इफ यू वांट टू प्रोलॉन्ग इट, या कहीं छुपाना चाहते हो या कोई चीज़ को लंबा लिखना है आपको, या आपको लग रहा है क्वेश्चन पैराग्राफ में आंसर होगा, बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है, एक ही पॉइंट एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है, तो पैराग्राफ। एंड दिस हैपेंस ओनली इन वेरी 1 or 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन अगर पेपर का कुछ चेंज हो जाता है। मोस्टली पॉइंटर्स, एवरीथिंग इज पॉइंटर्स, ठीक है। तो इस लेकिन आंसर राइटिंग के स्ट्रक्चर पे बता देता हूँ, तो बॉडी कंक्लूजन जो है और डायग्राम्स वगैरह कैसे क्या करना है, ठीक है। और आंसर राइटिंग हो गया, एटलीस्ट 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट, टाइम टेबल शेड्यूलिंग, ठीक है, ठीक है। वैल्यू एडिशंस के लिए क्या करना चाहिए? बेसिक आंसर के बाद एग्जाम पे पेश करना है, ठीक है, नाइस। और कोई क्वेश्चन? केस स्टडीज के प्रिपरेशन, केस स्टडीज, ठीक है, सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों अलग से, ठीक है। प्री और मेंस के बीच में टेस्ट सीरीज के अलावा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ठीक है। मतलब कैसे करें, मतलब कितना करना है फ्रीक्वेंसी? क्या करना है, डेली करना है, कैसे प्रैक्टिस डेली आंसर है। अच्छा, कैसे ठीक है। और कुछ सोर्स पूछना, ठीक है, वो लाइन बाय लाइन सब पढ़ेंगे। यार इस सेशन को क्या करना है, ऐसे GS1 GS2 रख के एक सेशन अलग लूँ, या एक पूरा ओवरऑल जो होता है जल्दी से, मतलब जल्दी तो नहीं, 2 घंटा तो चलेगा नहीं, कल ही 3 घंटा चलेगा सेशन। क्या करना चाहिए जल्दी? आज ही खत्म कर दूँ, आज ही पूरा कंप्लीट कर। आज खत्म करना, ठीक। और कुछ कैसे मैंने जैसे आपसे बोला था कि मतलब आप कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर रहे थे, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी थी इसमें ऐसे नहीं, ऐसे के लिए? अच्छा ठीक है, ऐसे एथिक्स, ठीक है। और कुछ? ठीक है, ये करते हैं, उसके बाद बीच में और लेते हैं, बस ये तो खत्म ही है। ठीक है, अभी चालू करते हैं। सबसे पहले शेड्यूलिंग से चालू कर सकते हैं, और सोर्स से चालू करना है। सोर्स बताना है क्या? बताऊँ? सोर्स और शेड्यूलिंग से चालू करना है। And most of you would scribble down something from this session or during this session. I request most of you and like all of you to scribble something down so that और भी आप 5 वीडियोस देखोगे, कुछ रहेगा एक जगह कंपाइल रहेगा, चाहे वन नोट पे चाहे ऑफलाइन या इधर स्क्रिबल करें कहीं जाकर कहीं, तो बेटर रहेगा। मतलब यू नीड दोस रिपोर्ट्स अगेन एंड अगेन। मेरा स्ट्रैटेजी रहता था, ज़्यादा के लेता था और जो चीज़ें डिस्कार्ड करता था और फिर उसको बार बार जाता था उस चीज़ पर, क्योंकि बार बार सेम डाउट्स थोड़ा फुलिश है, भूल जाता है, फिर वापस सेम चीज़ पर आता है कैसे करना है। तो एक बार सोर्स से चालू कर देता हूँ, GS से चालू करता हूँ, फिर ऐसे एथिक्स, मतलब थोड़ा ऐसे लास्ट। ये GS1 है,
सबसे पहले कल्चर है, कल्चर, फिर उसके बाद अपना मॉडर्न हिस्ट्री, फिर उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर मल्टीपल भी हैं, सोसाइटी ऑब्वियसली, सोसाइटी में है ग्लोबलाइजेशन, जोग्राफी, तो जल्दी से बता रहा हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ चीज़ को और डाउट हो कि पर्टिकुलर उसके अंदर ये टॉपिक सब टॉपिक का क्या करना है तो वो पूछ लेना अगर लगे, बट ठीक है। तो सोर्स बता रहा हूँ, उसके नोट बता रहा हूँ मैंने कैसे उसको बनाया सो दैट रिवाइज हो गई वो चीज़ें, क्योंकि सोर्स तो मैं बता सकता हूँ कोई बहुत बड़ा, ठीक है। कल्चर के लिए सबसे पहले तो नितिन संगानी के छोटे नोट्स मैंने क्या किया था, एवन नोट पे उसको टेबल, अभी मैं जितना भी सोर्स या अपने नोट्स बता रहा हूँ वो मैं अभी आज मेरे को अपना लैपटॉप का एक्सेस मिला 20 दिन बाद, तो मैं सब अपलोड कर दूँगा आज करेंगे टेलीग्राम चैनल में, अपलोड करने के बाद मैं आपको या पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, अभी 3 ग्रुप में ऐड करवा देंगे मैं आपको, तो उससे आप जितने भी नोट्स मैं बोल रहा हूँ मेरे नोट्स यहाँ से रेफर किया मैंने ये बनाया, तो आपको रेफर करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, और अपने नोट्स हैं तो प्लीज़ डोंट मतलब शिफ्ट कम्प्लीटली टू न्यू नोट्स एनी, ठीक है। तो नितिन सिंघानी का मैंने क्या किया था, एवर नोट पे मैंने हर चीज़ छोटी छोटी बनाई है प्रीलिम्स की पर्पसेस से, तो जैसे एवर नोट पे टेबल्स बनाई हुई हैं, अलग अलग केव्स, अजंता की केव्स में अलग अलग कॉलम्स बनाए हुए हैं, तो ऐसे करके नितिन सिंघानी को थोड़ा रिड्यूस कर लिया था, ठीक है। कल्चर में लेकिन सिर्फ कल्चर नहीं, अपना एंशिएंट वाला पोर्शन जो है प्रीलिम्स वाला वो पूरा काम आता है, आपको पालास पूछ लिया, कभी गांधारा वाला पूछ रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, फिर मेरा सोर्स है यहाँ पे एंशिएंट का तमिलनाडु ले लें, उसमें मैंने अपने नोट्स थोड़े बनाए थे, बट फिर मुझे गॉड लेवल नोट्स मिले ऋषभ रंगाल के, तो मैंने सिर्फ ऋषभ रंगाल के नोट्स पढ़े, ये तमिलनाडु NCERT 11th क्लास की है, उससे मिडीवल और एंशिएंट एंड मिडीवल दोनों के नोट्स उधर थे मेरे पास, तो मैंने बस वही रिवाइज किया, उसके अंदर सब, क्योंकि तमिलनाडु बुक में ऐसे पूरे स्ट्रक्चर बना हुआ है, आर्ट एंड कल्चर में क्या हुआ, कृष्णदेव गया, ऐसे जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना सब उसके अंदर है। बाकी मैंने इस टाइम एक्स्ट्रा क्या किया था, मतलब मैंने एयर वर्षन में 3-4-5 चैप्टर्स पढ़ लिए, क्योंकि न्यूमिस्मैटिक्स आया तो मुझे मेरा ब्रेन ऐसे हो गया न्यूमिस्मैटिक्स पूछे तक डीप के पूछ रहे हैं, कृष्णदेव राय भी पूछ दिया था, तो मेरा यहाँ पे रहता था कि हाउ टू कवर ब्रॉड थिंग्स जो यूपीएससी में PYQs में पूछा था। अब आर्किटेक्चर में चोला आर्किटेक्चर उन्होंने पूछ लिया, वैसे भी गुप्तास का काफ़ी मेन है, आप नीचे देखो राष्ट्रकूटास का वो भी टेम्पल और ये सब काफ़ी मेन है, फिर अपने पल्लवास के वो महाबली, तो मुझे लगा ये ब्रॉड थिंग्स में क्यों कवर करनी है, तो अगर इससे मेरा काम हो गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो मैं जाके कहीं ना कोई चाहे गूगल कर लो चाहे उसको कर लो, बट ब्रॉड थिंग्स में कवर कर लो। अगर उन्होंने एक बार पूछ लिया आर्किटेक्चर में चोला आर्किटेक्चर, तो मुझे लगा यार पीक्स में आर्किटेक्चर की कवर करता हूँ, बिकॉज डायरेक्टली कल्चर में दिया हुआ है सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, अब इन तीनों के मेजर सब कुछ कवर करता हूँ। लिटरेचर उन्होंने एक बार कृष्णदेव राय पूछ लिया, मेरा होता था कि यार अभी 1-2 बार पूछ लिया तो मैं लिटरेचर जो इंपॉर्टेंट है गुप्तास के पढ़ूंगा, दिल्ली सत्यजित का पढ़ लिया, तो इस बार पर्शियन पूछा था तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि तमिलनाडु में बहुत अच्छे से, और ऋषभ रंगाल ने लिखा ही है तमिलनाडु को ही लिखा है, बहुत अच्छे से सारे लिटरेचर दिए हुए, पर्शियन अलग नहीं करा हुआ, बट देन यू हैव अच्छे से कंसाइज फॉर्म में लिखा हुआ चीज़, तो लिटरेचर मेरा इससे हो गया था, बहुत अच्छा सा आंसर लिख दिया था मैंने यहाँ पे। नितिन सिंघानी को एवरोड पे कर दिया, तो वो फैक्ट्स चाहिए होते हैं अपन को हर चीज़ को सब्सटैंशिएट करने के लिए, तो वही जो प्रीलिम्स के लिए बनाए गए अलग अलग टेबल्स होती थी, जैसे ये केव्स हैं, यहाँ पे अजंता केव्स है, उसमें क्या मूर्तियाँ मिली, ये लिखा हुआ है, उसका टाइम पीरियड लिखा हुआ है, और यहाँ पे रूलर लिखा हुआ है, तो बेसिक अगर इतना भी पता ना कोई भी बंदा कुछ भी लिख सकता है, फिर अजंता केव्स ही बना दो, मतलब अगर टाइम और फ्री करना है ना। तो एवरनोट पे ऐसे नोट्स मेरे पास अक्रॉस हैंडीक्राफ्ट, डांस फॉर्म, भरतनाट्यम, म्यूजिक, अपना हिंदुस्तानी कर्नाटक, कोई भी क्वेश्चन आएगा उससे बन सकता है आराम से। जैसे 2 साल पहले टीम में आया था कि हाउ टू प्रिजर्व द इंटैंजिबल हेरिटेज ऑफ इंडिया, तो यू हैव टू गिव पॉइंट्स नो क्या है इंटैंजिबल हेरिटेज, या उसको कोट करो एग्जाम्पल्स में दोगे, कहाँ से आएंगे वो सब इधर से आएगा, नोट के थ्रू आ जाएगा, है ना। तो यूज योर प्री के नोट्स, दीज आर ऑल प्री के नोट्स, प्लस अगर कुछ अलग से सिंघानिया में है रेंज टाइप का, जैसे शिवा वाला नटराज वाला मूर्ति के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था, तो ऐसे फिर मैंने देख लिया कि यार ब्रॉन्ज कल्चर अभी हड़प्पन का पूछ लिया, तो मुझे आना चाहिए, फेमस सबसे फेमस अपने ब्रॉन्ज हड़प्पा वाले,
तो वैसे अगर डिस्क्राइब करना आना चाहिए तो मैं उसको लिख लूँगा फिर कहीं ना कहीं, या अपने एक नोट में उसको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव बना दूँगा। ब्रीफ एंशिएंट मीडिवल हो गया तमिलनाडु, ये इधर हो गया, और कुछ है इसमें। और मैंने आपको बताया ए एल बशम के मुझे 4-5 चैप्टर्स, क्योंकि वो उन्होंने न्यूमिज्मेटिक्स पूछा तो मैंने जाके देखा बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उसमें, और बहुत अच्छे से मतलब डीपली सब्जेक्टिव वे में लिखा हुआ है। यहाँ पे नितिन सिंघानिया ये मतलब IAS टाइप वाले लोग हैं ना, ये नितिन सिंघानिया, उन्होंने बहुत कंसाइज लिखा हुआ है। बट एक बार कोई सब्जेक्टिव आप पढ़ लेते हो, चाहे आपके पास ऑलरेडी नोट्स हैं, तो आपने एक बार सब्जेक्टिवली पढ़ लिया तो मुझे लगता था मैं बहुत अच्छे से आंसर कर पाऊंगा। एक बार याद है वो पूछा था बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में सिंबल्स है उससे यूज करते, वो भी इस बुक में लिखा हुआ था। तो मैं सोचा यार अच्छे 4-5 बुद्धिस्ट एंड जैन आर्किटेक्चर वाला चैप्टर, न्यूमिज्मेटिक्स वाला एक चैप्टर ओवर द इयर्स कैसे डेवलप करा, तो मैंने जाके 4-5 चैप्टर बना लिए। और इस बार मैं भी मतलब मेरा हमेशा थोड़ा था कि मैं रिगरसली जब तक कोई एग्जाम फेस ना आगे वाले का पढ़ लूँगा, तो इस बार मैं 4th अटेम्प्ट के लिए पूरा प्रिपेयर कर रहा था। तो जून जुलाई में मैंने ऑल ईयर बस को अच्छे से थोड़ा सेग्रीगेट कर लिया और एक बार पढ़ लिया वगैरह वगैरह, तो अभी और अच्छे से यूज हो पाता है इससे। लास्ट टाइम बस मैंने एक वीडियो निकाली थी क्योंकि बनाने में टाइम लगता है। ये बस के 4-5 ये मेरे सेल्फ नोट्स अब बन गए हैं, ठीक है। ये फर्स्ट का बुक कौन सा, कल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया कि द वर्ल्ड दैट द वर्ल्ड दैट वाज, ठीक है। तो ये कल्चर है जिसमें एंशिएंट ये मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो सिर्फ स्पेक्ट्रम है, आपके स्पेक्ट्रम है, बट इसमें एडिशनल है अपनी वो पर्सनैलिटी वाले ना डिफरेंट स्टेजेस एंड इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स। तो लास्ट ईयर वो कुछ लोगों ने, श्रेयांश ने कुछ दिया था उसका ना, और वो हर जगह शीट सर्कुलेट हो रही थी कि अम्बेडकर का कॉन्ट्रीब्यूशन, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन अलग अलग, मैडम दीपिका जी का कॉन्ट्रीब्यूशन। तो वही मैंने जितनी फोटोज अवेलेबल थी वो निकाल के कर लिया, बाकी खुद से थीम्स निकाल के गूगल सर्च करके इधर उधर से करके बट कंप्लीट कर दिया। इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो वेरियस पार्ट्स में कुछ सोचूंगा, नॉर्थ ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा भी है कहीं या मॉक्स में पूछ लेते थे, तो नॉर्थ ईस्ट जाके मैंने खुद सर्च कर लिया, या स्पेक्ट्रम से उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए जितने भी लोग हैं एक जगह लिख लिया, या सोच लिया एक बार मैप बना के कि अच्छा आएगा तो ऐसा मैप पढ़ सकता हूँ, क्योंकि याद रहता नहीं इतना सारा मैप, अगर ऐसी चीज़ों में रहता है तो सही रहता है। तो इसके इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स जो हैं, कॉन्ट्रीब्यूटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर वेरियस पार्ट्स, कॉन्ट्रीब्यूटर्स पे काफ़ी लोग मिल गए थे, काफ़ी लोग नहीं मिले थे, तो मैंने खुद से कर लिया। बट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स तुम्हें पता ही है, इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं, पर्टिकुलर कॉन्ट्रीब्यूशन जो भी आपको पता है, कॉन्ट्रीब्यूटर्स एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया वो आप खुद कर लो। तो वेरियस पार्ट्स में कॉन्ट्रीब्यूटर्स में आप वो भी डालोगे कि इंडियन कैपिटलिस्ट का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, है ना। तो इंडियन कैपिटलिस्ट का फिर मैंने बना लिया कि गांधी से पहले थोड़ा वर्ड्स थे, गांधी आए तो थोड़ा थोड़ा ठीक हुए, लेकिन फेजेस थे उनके, टिप होता था कभी, है ना, कभी कुछ होता था, वर्ल्ड वॉर के टाइम पर थोड़ा चेंज होता था, तो खुद बना लिया, ठीक है। तो इधर मेरे सेल्फ नोट्स में रेफर करें, और पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन रीऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद एक पोस्ट इंडिपेंडेंस भी है, ठीक है। इधर पोस्ट इंडिपेंडेंस में कौन सी बुक है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का बुक है, बिपिन चंद्र की है ना। तो उसके सर्टेन चैप्टर्स, क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस में कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ये मेजर अपना फोकस है। तो कंसोलिडेशन का मतलब क्या हुआ, जस्ट कैसे प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट किया, कोई जगह रेफरेंडम हुए, वो वाले क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, रिलीजन को कैसे हैंडल किया, कैसे इंडिया को टुगेदर लिया, यूनिटी इंटीग्रिटी से फोकस। तो वो चैप्टर्स मैंने सेलेक्ट कर लिए, और रीऑर्गेनाइजेशन भी वही है, प्लस जो PYQs में चीज़ें जो इससे एड्रेस नहीं हुई। PYQs में क्या क्या पूछा था उन्होंने, एक बार बांग्लादेश वॉर पूछ लिया था, 1971 वाला पूछ लिया था, भूदान लैंड रिफॉर्म वाला पूछ लिया। लैंड रिफॉर्म मैंने सोचा कंसोलिडेशन की ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा पार्ट ही है, ठीक है। तो एक आपको जाना है सिलेबस पे स्ट्रिक्टली, प्लस PYQs से आपको थीम्स देखने हैं, और वो नोट्स में है नहीं है फर्क नहीं पड़ता, यू हैव टू कवर इट। कंट्रीब्यूटर्स नोट्स में है, किसी का नहीं है, बट इफ यू नो दैट पटेल इज अ कंट्रीब्यूटर, और चाहे किसी के नोट में ना हो, गूगल जाके आप निकालो और उसको बनाओ, है ना। तो योर थिंकिंग विल बी लाइक एक्टिव प्रेपरेशन चाहिए, है ना। कोई भी चीज़ अगर नहीं छोड़नी तो डिफरेंट स्टेजेस एंड इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। स्टेजेस वाला पोर्शन अपन कर लेते हैं यूजली, ना गांधी वाली जो स्पेक्ट्रम वेक्ट्रम करते हैं तो उसके अंदर स्टेजेस में ही दिया हुआ है सब कुछ, है ना। तो इस बार भी जैसे क्वेश्चन पूछा था 15 मार्क का शायद, कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 क्या चेंज हुआ, ये स्टेजेस के अंदर से आया क्वेश्चन। सिग्निफिकेंट इवेंट्स, इशूज एंड पर्सनैलिटीज ड्यूरिंग मिडल ऑफ 18th सेंचुरी एंड प्रेजेंट, ठीक है। मॉडर्न इंडिया ऐसे कर लिया, प्लस तो कुछ नहीं हुआ, और कुछ क्या करें, स्पेक्ट्रम मतलब स्पेक्ट्रम से कुछ चैप्टर्स के नोट्स बना लिए,
क्योंकि फिर वो मेंस में याद नहीं रहते हैं डायरेक्ट स्पेक्ट्रम से। स्पेक्ट्रम को रिवाइज करने का मेरा तरीका होता था कि पहले आफ्टर दिस प्रीलिम्स पहले मैं पूरी बुक पढ़ूंगा एक बार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, एक बार पूरी बुक पढ़ लूँगा मैं। बट सेकंड टाइम मैंने पिछले अटेम्प्ट्स के थ्रू मतलब उसमें हाईलाइट वाईलाइट कर दिया, क्योंकि मैंने उसके नोट्स पूरे बुक के नहीं बनाए, तो हाईलाइटेड चीज़ें पढ़ रहा होता था, या कोई मॉक्स में छूट गया तो वो चैप्टर आकर पढ़ लिया होता था। ठीक है, तो इसका मैंने रिविजन आपको बता दिया कि मैंने हाईलाइटेड चीज़ें पढ़ी और एक कंप्लीट रीडिंग तो लगाई। ठीक है, एक कंप्लीट रीडिंग लगा दी, फिर हाईलाइटेड पढ़ा ओवर फॉर रिविजन। एंड इसके कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जो मुझे लगता था बहुत फैक्चुअल हैं और बहुत कंप्रेस किए जा सकते हैं और मुझे रिविजन की जरूरत है और इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। वो है जैसे रिलीजियस एंड सोशल मूवमेंट्स वाला चैप्टर है ना, इतना बड़ा चैप्टर दिया हुआ है वहाँ पे 60-70 पता नहीं 100 पेज का भी चैप्टर हो जाए, उसको बहुत छोटा सा आप कर सकते हो। ये बंदा ये मूवमेंट, ये बंदा ये कॉन्ट्रीब्यूशन विभिन्न है ना, अलग अलग लोगों का ये कॉन्ट्रीब्यूशन। अब सावित्रा बाई फुले का इधर बनाया हुआ था तो वो GS4 में काम आ गया, फुले ने इमीडिएट याद आया था अगर पॉइंट में लिखा हो, और बुक याद नहीं आएगी, वो GS4 में तो बिल्कुल याद नहीं आएगी क्योंकि आप GS1 में पढ़ के खत्म कर सकते हो। तो ये कहीं भी काम आ जाता है, मतलब ऐसे में काम आ गया, कभी आपको कुछ कोड करना हो तो याद आता है बहुत ईजी, रिकॉलिंग इम्प्रूव हो जाती है। तो नोट्स किसके बनाए थे मैंने, ये नोट्स बनाए हैं रिलीजियस सोशल मूवमेंट्स के लास्ट के जो चैप्टर्स हैं, सिविल एंड ट्राइबल अपराइजिंग, मतलब कितना अजीब सा दिया हुआ सब्जेक्टिवली, अलग अलग एक एक पैराग्राफ में दिया हुआ, उसको भी आप लाइन से बना लो और उसका खुद का एक मैप बना लिया मैंने कि ये सिविल अपराइजिंग जहाँ यहाँ हुई थी, ट्राइबल अपराइजिंग जहाँ यहाँ हुई थी, और भी कुछ पॉलीगार से पहले इधर उधर जो मेजर रिपेलेंस है, 1857 के पहले क्या हुई थी, 1857 के बाद क्या हुई थी, है ना। तो ऐसे करके आप थोड़ा 4-5 तोड़ के आप मैप भी बना लो और उसको लिख भी लो, चाहे रिपीट हो रहा हो कंटेंट, है ना। 1857 के पहले में सिविल भी आ जाएगा, पेजेंट भी आ जाएगा, बट वो रिपीट भी करना तो कर लो बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर में भी पूछ रहे हैं तो इधर भी आराम से बहुत बार पूछ सकते हैं। तो सिविल ट्राइबल अपराइजिंग वाला चैप्टर, और कोई चैप्टर था पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाला जो चैप्टर है, वो भी मुझे लगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस से पहले क्या थी, कांग्रेस की बात क्या थी, और उनका रोल्स क्या था, और उनकी व्यूज क्या थे। ठीक है, एक ये हो गया। बाकी मोस्टली प्री के जो नोट्स होते हैं ना, मैं प्री के नोट्स में ये करता था कि जो क्वेश्चन गलत हुए हैं ना, तो वो लिखते गया। बट मेन्स के लिए मैं एक बार अपने प्री के नोट्स उठाता था, ऐसे जो भी टॉपिक्स रहते हैं जहाँ पे ओवरलैप करता है, एंड फिर उसको थोड़ा एक लॉजिकली अरेंज कर दिया। तो अब मेरे पास कॉन्ट्रीब्यूटर्स का एक अरेंज है कि ये गलत हुआ था मेरा, तो एक्स्ट्रा कंटेंट भी है वो, और स्पेक्ट्रम को वो सप्लीमेंट भी करता है ना। कुछ वर्कर्स एंड पेजेंट्स पार्टी है, और 3-4-5 एक्स्ट्रा पार्टी अपन अलग से पढ़ते हैं या गलत होते हैं अपने के क्वेश्चन, तो वो पार्टीज वाला एक अलग से बना हुआ है थोड़ा नोट्स में, प्री के नोट्स जो मैं उठा के मेन्स में यूज करने लगता हूँ। तो ये थोड़े एक्सेट्रा आप देख लेना आपको हिसाब से, अगर आपके सपोज ये सब बने हुए हैं और यू थिंक कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्टली बुक से याद हो जाता है, तो जो आपको याद नहीं होता वो एक्सेट्रा में आप खुद के छोटे नोट्स बना लो जो काफ़ी टेंस चैप्टर्स हैं, और आपको चाहिए कि लॉजिकल थोड़ा है उसका, मैथ के साथ थोड़ा आपको याद करने में ईजी है। ये मॉडर्न हिस्ट्री है मेरा, ठीक है। अब ये वर्ल्ड हिस्ट्री को थोड़ा वो करते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री इतना कुछ है नहीं वैसे, मैंने क्या कहता 2018 में इतना कुछ टाइम दिया, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के किसके पोस्ट इंडिपेंडेंस की वीडियोस देखी थी, वो सारी जो कौन सा वो, हाँ प्रधानमंत्री की पूरा दिख रहा था, क्योंकि उससे मुझे लगा वो बांग्लादेश वॉर स्टफ लाइक दिस नो, इमरजेंसी, तो ये सब मेरा उससे नोट्स बने हुए थे पोस्ट इंडिपेंडेंस के वीडियो से। प्लस फिर 2019 और 2020 में मैंने वो कुछ आपको जो सेलेक्टिव चैप्टर्स बताए, कंसोलिडेशन रीऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड, चैप्टर्स फ्रॉम विपिन चंद्र। सॉरी फॉर दी बैड राइटिंग मुझसे ऊपर भी। पोस्ट इंडिपेंडेंस बेसिकली ये है मेरा, पर आपको बताइए इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट लाइक उसके थे वो थीम्स मैंने कहीं ना कहीं से कवर किए। अब है वर्ल्ड हिस्ट्री सिमिलरली मेरे को इंटरेस्ट था, तो मैंने वर्ल्ड वॉर 2 इन कलर करके वो देख लिया था, ठीक है। उससे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वो देख लिया। वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ चीज़ें जो वर्ल्ड हिस्ट्री में यहाँ पे क्या दिया, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दिया हुआ है ना बस, है ना। तो नेपोलियन इंपॉर्टेंट है, वो विजन आईएस में शायद नहीं दिया हुआ। बेसिकली मेरा अभी का कंटेंट विजन आईएस के ऊपर बेस्ड है। विजन आईएस के छोटे नोट्स बना लिए मैंने। वर्ल्ड हिस्ट्री का है तो यार अपने ऊपर है ना, दिया तो है इवेंट्स, फॉर्म्स एंड इफेक्ट ऑन सोसाइटी सिंस द 18th सेंचुरी, वर्ल्ड वॉर्स, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, कॉलोनाइजेशन डिकॉलोनाइजेशन वाला चैप्टर है, फिर रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज है, ठीक है, बाउंड्रीज के ऊपर वाला चैप्टर है, फिर है डिकॉलोनाइजेशन पॉलिटिकल फिलोसफी, ठीक है। पॉलिटिकल फिलोसफी मतलब आपको कोई स्टॉक कंटेंट मिल जाएगा, मेरे लिए तो पॉलिटिकल साइंस है, तो वहाँ पे सोशलिज्म कम्युनिज्म, नहीं तो बहुत ईजी है यार, कम्युनिज्म कैपिटलिज्म सोशलिज्म, और जो थोड़ा बहुत फासिज्म वासिज्म है जो इंपॉर्टेंट है अभी थोड़ा हिस्ट्री की वर्ल्ड वॉर की भी, तो वो आप जाके कहीं रेफर कर सकते हो, आराम से मिल जाएगा सोशलिज्म का, ठीक है। तो इसका मेरा था विजन आईएएस के इस रिलेटेड मैंने चैप्टर्स पढ़ लिए, पूरा विजन आईएएस एंड टू एंड पढ़नी, इनफैक्ट कोई भी सोर्स पे एंड टू एंड पढ़ने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट फॉर फ्यू स्टॉक जो बुक्स हैं, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, शंकर आईएएस की बुक, उसमें भी कुछ चैप्टर नहीं पढ़ते, उनको छोड़ के तमिलनाडु की थोड़ा एंड टू एंड इन द सेंस एंशिएंट से जब मीडियल खत्म हो रही है मॉडर्न ही पढ़नी है, तो वो एंड टू एंड आप थोड़ी स्टॉक बुक्स पढ़ सकते हो। नितिन सिंह आने भी इतने सारे चैप्टर्स हैं जो नेसेसरी नहीं है, तो बहुत रिड्यूस हो जाती है यार, एवं उन पर बहुत कम नोट्स है मेरे, ठीक है। तो इधर भी एंड टू एंड नहीं पढ़ना है, वर्ल्ड वॉर देखना है, ये देखना है, कॉलोनाइजेशन देखना है, बाउंड्रीज देखना है, ये देखना है। इसके अलावा मुझे लगा नेपोलियन बोनापार्ट नहीं था, नेपोलियन का बहुत इंपॉर्टेंट था, फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह, तो उस पर जाकर वीडियो देखिए, 10 मिनट की 8 मिनट की कोई वीडियो होगी वो जाकर देखिए, ठीक है। ये सब बस उन लोगों के लिए जिनको एकदम सीरियस क्या है, अभी कोई नया कंटेंट वीडियोस देखने का टाइम नहीं है आपके पास, और अगर है आपको लग रहा है एक्चुअल कोई टाइम नेसेसरी है, तो डिनर के टाइम पे या घूमते फिरते अगर आप बाहर घूम रहे हो वो वाले टाइम पे मैं यूजली मैं ये सब जो पोस्ट नहीं मैंने देखा है वीडियो मेन जो मेरी प्रेपरेशन थी 2018 में, सिर्फ डिनर टाइम पे करके ही पोस्ट इवेंट्स हुआ है, रात को सोते वक्त 15-20 मिनट या डिनर टाइम, कुछ अलग से नहीं किया था 2018 में, और कंसल्टेशन रिलेशन में फिर मैंने थोड़ा अलग से किया, ठीक है। इस बार थोड़े अनमोल के नोट्स भी लिए थे, बट उसने सारे चैप्टर बहुत सारे चैप्टर्स के नोट्स बनाए और थोड़े वर्बोस बनाया, मेरा स्टाइल नहीं है, मैंने इंटीग्रेट तो कर दिए थे बट हार्डली कुछ पढ़ा था उससे, है ना, तो नोट्स में था बस मेरे अनमोल के पोस्ट इवेंट्स के नोट्स, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हो गया, विजन आईएएस के छोटे नोट्स प्लस जो टॉपिक्स पीवाईक्यूज में अगेन एंड अगेन मैं ऊपर ही लिख देता हूँ इसको, प्लस हमेशा जो भी रहेगा प्लस आप पीवाईक्यूज में भूलना, पीवाईक्यूज में अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ आई है, वो थीम आई है, तो आप उसको रेफर कर रहे हो खुद से, चाहे वो इधर नहीं है, गूगल पे जा रहे हो, कोई कोचिंग की वेबसाइट से उठा रहे हो। सोसाइटी में क्या है, ये धीरे चल रहा है अभी या तेज चल रहा है, हाँ ठीक है, ठीक है, क्योंकि अभी सिर्फ सोर्स चल रहा है, GS2 आएगा, GS3 आएगा, GS4 आएगा, थोड़ा तेज करो, लिख देता हूँ, फिर इंटरप्रिटेशन आप प्रॉब्लम हो तब बता देना। सोसाइटी का क्या किया मैंने, सोसाइटी में वादिराम के नोट्स है मेरे पास, हार्डली यूज़ किए मैंने उसको, प्लस सोसाइटी का ये विजन आईएएस है, विजन आईएएस के 11-12 लेक्चर्स से कौन सी फिगरटी नाम पता है किसी, स्मृति शाह, उनके लेक्चर्स मिल जाते हैं, मतलब सब्सक्राइब कर लो ना, नहीं करोगे ऑब्वियसली मिल जाएंगे लेक्चर, विजन आईएएस के लेक्चर्स हैं 11-12 हैं, मैंने लास्ट टाइम शुभम को बताया था, हेल्पफुल था है ना, और मेरे लिए भी हेल्पफुल था, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, पता नहीं कैसे आते हैं, बट जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे मेरे फोरम में सेंटर थे, उन्होंने मुझे बोला कि GS1 में तुम्हारे काफ़ी कम है 81, 83, तो मैंने बोला क्या क्या इम्प्रूव करूँ टॉपिक वाइज, तो उन्होंने बोला ये सोसाइटी जाओ, एंड उससे डायरेक्ट क्वेश्चन फिट हुए मेरे 2019 और 2020 में भी काफ़ी 11-12 लेक्चर है, देख लेना, उसको फास्ट फॉरवर्ड करना है, 3-4 लोगों में डिवाइड करना है, या किसी के बने हुए नोट्स उससे लेना है। ज्योग्राफी क्या कहता है, ज्योग्राफी में सिलेबस दिया हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज है ना, नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन, प्लस साउथ एशिया फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन, फिर है जियोफिजिकल फिनोमेना, और फिजिकल फिनोमेना में आ रहा है सेलिएंट फीचर्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, सेलिएंट फीचर्स, तो इस बार डायरेक्टली पूछा वो फीचर ना, सर्कमपेसिफिक वाला। तो पहले तो स्टॉक कंटेंट इसका 11th-12th की एनसीईआरटी स्टॉक कंटेंट है, 11th-12th की एनसीईआरटी स्टॉक कंटेंट, प्लस मैंने प्री में 11th-12th की एनसीईआरटी को ही PMF IAS ने बहुत अच्छे से टेबल्स में डाला है, सारे माउंटेन्स को अरेंज किया हुआ है, सारे ग्लेशियर्स को, लेक्स को, तो बस मैं गो थ्रू करता है, कभी कोई फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया, जैसे सर्कमपेसिफिक में आ गया, कुछ आ गया ना फैक्चुअल क्वेश्चन, कभी कुछ आ गया कि इंडिया के ग्लेशियर्स इफेक्ट हो रहे हैं, तो 3-4 ग्लेशियर्स अगर आपको याद नहीं आएंगे जल्दी, है ना, तो वो एक बार पढ़ा भी इतना प्री के लिए देख लिया, जब GS1 पढ़ लो, एक बार मैं प्री के नोट्स पढ़े, मेरे प्री के नोट्स PMF IAS से बने हुए थे टेबल्स में, तो वो मैं 11th-12th के डिस्टिलेशन है यहाँ पे बहुत अच्छे से,
11th पढ़ता नहीं था, ठीक है। प्लस नेचुरल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन मेरे को लगता था इसके क्वेश्चन आ नहीं रहे कि आयरन कहाँ मिल रहा है, वो कहाँ मिल रहा है, तो मैं वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देखता था, बस मेजर देख लिया कि जर्मनी में रूल बेल्ट है, उधर एप्लीकेशंस में कुछ है, कुछ ग्रेट लेक सिस्टम है, वहाँ पे आसपास कुछ एग्रीकल्चर हो रहा है ना, ऐसे मेजर देख लिया, बट उसको एकदम डीपली एज अ टॉपिक नहीं कंसिडर किया उसको, और उसका मैप आप देख लिया मैंने अच्छे से, और इंडिया स्पेसिफिक थोड़ा अच्छे से देख लिया, क्योंकि मुझे था कि एक बार इसका रिसोर्स पता होगा तो लोकेशन में काम आएगा, वो आयरन बेल्ट पता है तो थोड़ा मैप बनाना होगा, कभी पेपर करना होगा तो वो काम आएगा, तो इंडिया स्पेसिफिक बहुत अच्छे से पढ़ लो, बट वर्ल्ड का ऊपर से पता होना चाहिए मेजर बेल्ट है, कुछ ना है तो लिख दिया एप्लीकेशन से निकलता है, ग्रेट लेक्स यूज होता है उस रिसोर्स के लिए वगैरह, ठीक है। लोकेशन का मैंने नूनल रेफर करा था, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव दिया हुआ है, तो मैंने 2018 में टाइम था पता नहीं क्या, नूनल का लोकेशन के फैक्टर्स लिख लिए, बहुत अच्छे से बना लिए, प्लस इसका एक स्ट्रक्चर बना दिया, स्ट्रक्चर इन द सेंस 10-11 फैक्टर्स है ना अपने, रॉ मटेरियल, लेबर, ये वो 10-11 को लिख लिए, मुझे हमेशा हेल्प करता है वो पेपर के बीच में, बहुत इजीली कंटेंट फिक्स हो जाता है, और कंटेंट नहीं भी है तो पहले मैं ये लिख लेता हूँ और आराम से फिर भर जाता है वो, है ना, और जब भर रहे हो तो अपने आप याद आती रहती है चीज़ें, रॉ मटेरियल, लेबर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, फाइनल मार्केट, मतलब गवर्नमेंट सब्सिडीज, ज्योग्राफी या वेदर ऑफ रीजन, ऐसे करके 8-10 है वो ऐसे इतनी ईजिली याद है मुझे अभी तक, क्योंकि कब दिया पेपर, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, और फिर अब ये कंटेंट पढ़ा था मैंने, तो फिर 1, 2, 3 बार, 4 बार, अब ओवर द टाइम 4-5 बार पढ़ लिया होगा सेम कंटेंट, छोटा जो मेरे नोट्स है, सेल्फ के नोट्स अब इस पे, तो वो इस स्ट्रक्चर में बहुत इजीली फिक्स रहेगा, और दिस हेल्प्स मी टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस, ठीक है। ढूंढना बाकी है जियोफिजिकल फिनोमेना। अच्छा, नेचुरल रिसोर्सेज में एक और बताता हूँ, नेचुरल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने प्रीमेडिक्यू से देखा कि रादर देन आयरन वो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड चीज़ें पूछ रहे हैं ना, ऑयल शेल ऑयल पूछ सकते हैं, तो मेरा एक आदत है क्वेश्चन जो मोस्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन है, मैं जब भी न्यूज़ पेपर पढ़ता हूँ एक नोट मेरा शॉर्टकट पे नोट पे रहता है, खुद मेरे को जो लगता है हॉट टॉपिक है तो मैं वहाँ पे लिखता रहता हूँ कि ये पूछेगा ये क्वेश्चन, प्रीलिम्स में नहीं तो नहीं जो पूछेगा, तो 2018 में प्रेडिक्टेड रिसोर्सेज में वो आर्टिक रिसोर्सेज पूछ सकता है, क्योंकि चाइना कुछ कर रहा था, सब बात कर रहे हैं उसमें पिघल रहा है, ये हो रहा है, रिसोर्सेज है, और वो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मैंने मैप के साथ उसको बना रखा था, बट नंबर बहुत कम आया इस वन में, बट वो क्वेश्चन तो आ गया। वैसे मैंने गांधी पे एक क्वेश्चन करा था, 150th बहुत एनिवर्सरी चल रही है, इस साल भी पूरा एक्सरसाइज में जब तक न्यूज़पेपर पढ़ा, एक्टिवली न्यूज़पेपर पढ़ना है अगर बोलते हैं जिसको, तो एक्टिवली यू सीक आंसर्स इन देयर, यू प्रेडिक्ट क्वेश्चंस एंड देन यू रीड मच मोर एंथुसियाज्म कि आएगा, एक आंसर फॉर्मेट में सोचना शुरू कर दो पेपर, तो ये क्वेश्चन प्रॉबल का एक अलग से दिस द थीम, मतलब क्वेश्चन जो प्रॉबल है वो आपके लिए अभी और अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है किसी को, या कोई थीम्स देख रहा है न्यूज़पेपर में आसपास क्या चल रहा है, क्योंकि लास्ट 3-4 मंथ्स आर वेरी क्रूशियल फॉर करंट अफेयर्स यूपीएससी के सेंस में ना, तो प्रॉब्लम क्वेश्चन सोचते रहो तो बेटर रहता है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज में उन्होंने आर्टिक रिसोर्सेज कर लिया, वेस्ट में आर्टिक पूछ लिया उन्होंने, तो शेयर ऑयल कहाँ मिलता है, काफ़ी न्यूज़ में, मीथेन हाइड्रेट इंडिया में बोल रहे इतने ज़्यादा है कि दुनिया को सरपास कर देगा, मीथेन हाइड्रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फिर लीथियम का इतना चल रहा है तो लीथियम का एक नोट बना लिया, फिर चल रहा है कि इसका रेयर अर्थ रिसोर्सेज का चल रहा है, उस पर अलग से बना लिया, तो ये सब कहीं लिखा नहीं है, बट देन यू हैव टू प्रेडिक्ट कि यूपीएससी जब आर्टिक पूछ रहा है और एसएससी पूछ रहा है, शेयर ऑयल पूछ रहा है इधर, तो आप बना लो खुद से नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर, ठीक है। जो फिजिकल फिनोमेना के अंदर है, वोल्केनो, सुनामी, साइक्लोन, ये सब आपका हो जाएगा 11th की स्टडी से। प्लस मैं आपको बताता हूँ इसके लिए मैंने क्या किया, इस बार मेंस के लिए मुझे लगा यार मैंटल टून कैसे पूछ सकते हैं लोग, इतनी डेप्थ में पूछे, मतलब इतना डेप्थ मुझे और खोदना है, मतलब अक्रॉस थीम्स, तो फिर मैंने PMFIS पे बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन है, तो जियोफिजिकल फिनोमेना के लिए वो जो प्लेट कन्वर्जेंस होता है, CC कन्वर्जेंस, बहुत अच्छे से उन्होंने मैप्स के थ्रू बता रखा है, मैंटल टून भी देखा मैंने वहाँ पे ही है, और कुछ ऐसे टेम्परेचर इन्वर्जन वाला फिनोमेना है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें जाके मैंने पढ़ी, और हार्डली मतलब A4 शीट्स में 6 A4 शीट्स के अंदर वो PMFIS आ गया मेरा, जितना मुझे चाहिए था, और बना लिया और उसको रिवाइज किया, और उससे बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ मेरा कि क्वेश्चन करंट क्या आएगा, क्वेश्चन चैलेंजिंग के क्वेश्चन आया था कभी, तो इनसाइड में इतने अच्छे से नहीं, PMFIS बहुत अच्छे से डायग्राम्स के साथ, मैप्स, डायग्राम्स, अगर आपको वैल्यू एड ज्योग्राफी में चाहिए डायग्राम्स और के सेंस में, PMFIS, गो टू PMFIS, आधा दिन लगाओ, ज्योग्राफी आपका फुल टू बढ़िया है वैल्यू एड के सेंस में, जिसने वैल्यू एड करता था, ठीक है। तो जियोफिजिकल फिनोमेना जितना इनसाइड में बाकी PMFIS लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है, ऑब्वियस PMFIS। फिर सेलिएंट फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड ज्योग्राफी, वही 11th एनसीईआरटी वगैरह, बाकी सेलिएंट फीचर्स क्या क्या PYQ आया है, जैसे इस बार सरकम स्पेसिफिक आ गया, तो आप सोच लो, है ना,
अब मैं आपकी जगह होता तो मैं सोचता सर को मिसलिक आया है, तो अब क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है जो सीरियल फीचर्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी ना, कौन कौन सी रीजन इंपॉर्टेंट है जो न्यूज़ में चल रहा है सपोज, ठीक है। अब जैसे चल रहा है पॉलीमेटालिक नोड्यूल चल रहा है ना, तो मैं थोड़ा डीप ओशन पे पढ़ना शुरू कर देता, डीप ओशन में रिसोर्सेज इंडिया के कहाँ हैं, कोस्ट लाइन में कहाँ रिसोर्सेज हैं, ऐसा दिमाग थोड़ा चला के लास्ट ईयर की रिवाइज या जो भी कवर नहीं है वो कवर कर देता, ठीक है। सीरियल फीचर्स 11 की एनसीईआरटी प्लस सेल्फ, ठीक है, मेहनत करनी खुद से और प्रेडिक्ट करने के वो स्टडी करनी से आपको बता देंगे, ठीक है। ये हो गया, हटा दूँ? कोई क्वेश्चन है इधर? यहाँ पे मैं आपको कहाँ का नोट्स दे सकता हूँ? ऋषभ रंगाल से पूछ के उसके नोट्स ये मेरे पास है, पी के नोट्स दे सकता हूँ, स्पेक्ट्रम के जो छोटे जितने भी नोट्स हैं, या मैंने आपको बताया कॉन्ट्रीब्यूटर्स ये नोट्स हैं मेरे पास, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ये जितना भी है सेल्फ के नोट्स ये हैं मेरे पास। स्पेक्ट्रम तो क्या ही पढ़ोगे मेरी, इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स ये नोट दे दूँगा मैं टेलीग्राम पे। विजन आईएएस की जो मैंने छोटे नोट्स बनाए हैं वो पूरे दे सकता हूँ मैं। सोसाइटी में विजन आईएएस का मैंने जो समरी बनाई है अब थोड़ा मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया था ये सेटअप के लिए, थोड़ा ये दे सकता हूँ मैं। बट आई विल एडवाइस यू स्टिल टू गो एंड मतलब थोड़ा 2-3 में बाकी कर सुन लो, मतलब ये या डिस्कस कर लो, बिकॉज कहीं कुछ भी आ सकता है। जब नोट्स बनाया ना मैंने बहुत सारी चीज़ों के नोट्स नहीं बनाए थे, 11-12 लेक्चर्स कैसे बनाऊँ जोग्राफी के नोट्स जितना आपको बताया रहेगा ये सब के नोट्स हैं मेरे पास, ये सब दे दूँगा। और पोस्ट इंडिपेंडेंस में वीडियो के जो मैंने खुद ही देखा ये दे दूँगा, मोस्टली है ऐसे नोट्स, बड़ा खुद से पढ़ोगे बेटर है। ये स्पान कोई डाउट है इस पर? उसका क्या है नोट्स है, ये सबके नोट्स ऑनलाइन of GS2 GS2 में अपना क्वालिटी गवर्नेंस IR मोस्टली यही है, ठीक है। अब क्वालिटी ओवरऑल ही बता दूँ, क्वालिटी लक्ष्मीकांत बाइबल या लक्ष्मीकांत प्लस बता रहा हूँ क्वालिटी, इसमें और भी है चीज़ें हैं क्वालिटी में। जैसे उन्होंने पूछा ये वाला टॉपिक आ गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, एवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, प्रोविजंस, बेसिक स्ट्रक्चर, कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम, कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम ये नहीं किया गया इसका, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन और क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर, एवोल्यूशन, फीचर्स, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स सब मिल जाएगा। फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब दिया हुआ है, डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर्स ये सब दिया हुआ है, जो नहीं है मुझे बता देना अगर कुछ मैंने मिस कर दिया तो। मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, ठीक है। ये मैंने और इसमें थोड़ा इस बार हाईलाइट कर दिया था मतलब थर्ड टर्म में, क्योंकि पॉल साइंस में पूछ लिया पीएमओ का रोल बढ़ रहा है, हो रहा है, तो मुझे रियलाइज हुआ हाँ यार मैं छोड़ देता हूँ मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट वाला ही, ठीक है। या मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नेंस चल रहा है, 2-3 ही इस पर कुछ बन सकता है, बट ये है एक अलग टॉपिक, तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। और जो चीज़ नहीं पूछी जा रही है यूपीएससी कभी भी उसको पूछ लेगा अच्छे 15 मार्क्स में। सेलियन फीचर्स ऑफ आरपीए, एक आरपीए अलग से जो नहीं है अपने लक्ष्मीकांत में, ठीक है। अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट ये सब है। स्टैट्यूटरी कॉलेज जुडिशियल बॉडीज मैंने थोड़ा अलग से देख लिया था, कॉलेज जुडिशियल बॉडीज मुझे पता नहीं नई लक्ष्मीकांत में अच्छे से एड्रेस है कि नहीं है। डेवलपमेंट प्रोसेस, डेवलपमेंट इंडस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेवलपमेंट इंडस्ट्री NGO जैसे जी सब आ जाएगा वेरियस ग्रुप्स। वेलफेयर स्कीम्स, और है इसमें मैकेनिज्म बॉडीज, डेवलपमेंट मैनेजमेंट, सोशल सेक्टर सर्विसेज, हेल्थ एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सब तो उसका आ गया ना यार, वो सोशल जस्टिस वाला एस्पेक्ट है, ठीक है। डेवलपमेंट इंडस्ट्री से सोशल जस्टिस वाला एस्पेक्ट आ गया। एक 2 मैकेनिज्म
कैंसर इंस्टीट्यूशन, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, इंटरनेशनल, ठीक है। बस ये 3 की मेजर चीज़ें। लक्ष्मीकांत क्वालिटीज तो आपको पढ़नी ही है, बट इसको थोड़ा सब्जेक्टिव वे में एक बार वापस जाना और थोड़ा अलग एंगल से पढ़ना। एक तो पूरा पढ़ लो जैसे प्री के लिए पढ़ते हो, पूरा मतलब जैसे भी प्री के लिए पढ़ते हो, फैक्ट वाला एनालिसिस, क्योंकि वो चाहिए, हर जगह चाहिए। प्लस इससे आप एक अपना फैक्ट शीट अलग कर लो। फैक्ट शीट इन द सेंस आर्टिकल्स, केस लॉ जजमेंट्स, है ना, जितना भी ऐसी चीज़ें वो एक अलग से कर लो, फैक्ट शीट बना लो इसकी, या है तो उसको रिवाइज कर लो। लक्ष्मीकांत से कर लो, प्लस इसको एक अलग एंगल से पढ़ना जो आप बीच में छोड़ देते हो। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा सब्जेक्टिवली दिया हुआ है, कोई फंडामेंटल राइट डीपीएसपी के अंदर सब्जेक्टिवली दिया हुआ है, तो वो सब आप उसको थोड़ा सब्जेक्टिव एंगल से पढ़ो। ऑब्जेक्टिव रीडिंग तो करनी है आपको और बहुत ईजी होगा आपके लिए अभी रीडिंग के लिए, प्लस सब्जेक्टिव रीडिंग, ठीक है। इसमें कम टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। लक्ष्मीकांत में ये हो गया। कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देखो विजन IAS GS को एक बार लिख लेना उसको गूगल पे, एक डायरेक्ट टेबल है, एक ही टेबल है, उसमें इंडिया US ये वो सब UK सब दिया हुआ है। इस बार उन्होंने कुछ पूछा इंडिया UK की जुडिशरी, तो वो फैक्ट्स मिल जाते हैं, मतलब ना उसको घुमा फिरा के आप कुछ यूज़ कर लो, ये सिस्टम है वो सिस्टम है। और पहले भी एक बार पूछा था इंडिया US कॉन्स्टिट्यूशन से बीच में, या हाउ कैन व्हाट फ्रांस कैन लर्न फ्रॉम इंडिया, है ना, ऐसे पूछा था। हाँ, सेक्युलरिज्म के सब्जेक्ट में पूछा था, बट वो काम है। तो गो टू अ साइट, मेरे पास टेबल है, एक सिंगल टेबल है, प्लस एक सब्जेक्टिव मैंने कर दिया था कंपैरिजन बिटवीन इंडिया, जो एकदम मेजर कंपैरिजन होता है, इंडिया ने US से लिया है, UK से लिया है कंपैरिजन, फ्रांस में देख लेता था, बस इंडिया के फ्रांस, रशिया तक भी था, बस ये 3 दिन है, चाइना वाइना तो कुछ नहीं पड़ता, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं। वो टेबल कौन से वेबसाइट पर? या टेबल मुझे याद नहीं है कौन सी वेबसाइट है, बट मैंने इसको डाला था तो वो टेबल डायरेक्टली पर्पल कलर का उसका ऊपर स्टिकर था और पूरी टेबल बनी है, मेरे नोट्स में मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में। अब खुद जाके थोड़ा सोचना, मैंने इतने अच्छे से नहीं बनाया, बट जैसे यहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को नहीं, PMO इज वेरी इन यूज, वेरी मच इन यूज इन पॉल साइंस में। आपको बता दूँ क्योंकि ऑप्शन से अगर एक बार फोकस है मतलब एग्जामिनर का, तो कहीं भी इनको फोकस होगा। PMO फोकस में, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में मैक्सिमम मिनिमम गवर्नेंस है, तो ये सब आप जाके खुद से आपको सर्च करना है। RPA डायरेक्ट आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल या सेक्शन जो है RPA के, उसको लिखो अच्छे से, RPA में क्या चेंजेस होने चाहिए, इशूज खुद से बना के उसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका एक नोट आपको चाहिए। क्वासी जुडिशियल बॉडीज आर रेफर टू विजन का मटीरियल फॉर क्वासी जुडिशियल बॉडीज, है ना। क्वासी जुडिशियल बॉडीज की और डेवलपमेंट इंडस्ट्री के लिए भी एक विजन का सप्लीमेंट्री या वो एडिशनल मटीरियल आता है, तो आई रेफर टू दैट, बहुत अच्छे से दिया होगा उसमें, मतलब इशूज़ क्या हैं, ये क्या है, वो क्या सोर्सेस दिया हुआ है, ठीक है। वेलफेयर स्कीम्स के लिए क्या किया था, वेलफेयर स्कीम डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, कुछ और दिया हुआ है, वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल एंड परफॉर्मेंस ऑफ दी स्कीम्स वगैरह ना। तो मेजर स्कीम्स अपन जो गवर्नमेंट वाली उसमें पढ़ते हैं प्री के लिए, उससे आप मैंने प्रणव और 2-3 लोगों के साथ एक एक्सरसाइज करी थी कि जो मेजर 15-20 स्कीम्स है गवर्नमेंट की, फसल बीमा बहुत न्यूज़ में जो चल रही है, इरीगेशन की जो स्कीम अपनी कृषि सिंचाई योजना वगैरह, और जो अभी लेटेस्ट चल रही है, उसका 15-20 स्कीम्स का वही कंटेंट कॉपी पेस्ट कर लो या उसका स्क्रीनशॉट ले लो गवर्नमेंट स्कीम्स का ऑनलाइन जाके, और उसको यहाँ पर डालो, तो ये काम आएगा वेलफेयर स्कीम में, 15-20 मेजर स्कीम्स। अब जैसे वेलफेयर स्कीम में अभी रिसेंटली आपने देखिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम पूछ लिया, और वो भी पूछ लिया, जन आंदोलन क्या है, जल जीवन, तो और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ये भी पूछा, और कहीं पूछा लगा जल शक्ति चल रहा है, ठीक है। तो ये अब जो करंट में एकदम चल रही है चीज़ें, उसको आपको एकदम फोकस करना है, चाहे वो 1 साल पहले का आपको विजन रेफर करना पड़े या कुछ रेफर करना पड़े, बट यू कवर दिस खुद से, एंड वेरी इजी टू मेक नोट फॉर दिस, तो बस सब पूरा विजन दिया है। ये क्या CS सिविल सर्विसेज पे क्या किया था, मतलब सिविल सर्विस पे खुद से लिख देते यार, इशूज और या कहीं भी चलेगा मिलता है, विजन IAS रेफर कर लो, रूरल सिविल सर्विसेज है वहाँ पर, ठीक है। प्लस इसमें मेरा क्या था कि सिविल सर्विस बहुत न्यूज़ में चल रहा है, मिशन कर्मयोगी अलग से, तो मेजर नोट्स मेरे वैसे हैं, मिशन कर्मयोगी बेसिस पे, या गवर्नमेंट ने कुछ अभी नई बॉडी बनाई नेशनल रिक्रूटमेंट वाली, है ना, तो वो सब थोड़ा इससे खुद से करना पड़ेगा आपको। प्लस IR क्या आया था, मेरा पॉलिटिकल साइंस है, तो IR वो बन गया था,
बट मैंने रियलाइज किया कि GS2 में इतने कम नंबर आए 92 और उधर पेपर 2 में इतने कम नंबर आ गए। तो मैं सोचा इतना इग्नोरेंस में उसमें ईगो में नहीं रहना है, विजन IAS का IR पढ़ लेनी चाहिए और बेसिक कंटेंट लिखना ही। तो विजन IAS की IR इज योर स्टॉक कंटेंट हियर प्लस ये तो करंट कवर करती है ना, थीम्स नहीं भूलनी कभी नहीं, PYQs और उसको देखे थीम्स नहीं भूलनी। तो थीम्स क्या है? डायस्पोरा, यू हैव टू कवर डायस्पोरा। व्हाट यू हैव टू कवर इज मेजर इंडिया के रिलेशंस, एक तो नेबरहुड के साथ, ठीक है, एक P5 मेंबर्स के साथ इंडिया के रिलेशंस, P5 प्लस एक दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो सपोज न्यूज़ में है, सपोज जर्मनी के साथ बहुत ज़्यादा चल रहा है, जर्मनी भी कवर करेगा, बट P5 कंट्रीज, P5 साउथ एशिया नेबरहुड, ठीक है, कंट्री जहाँ पे अलग ही क्राइसिस में चल रहा हो और इंडिया इन्वॉल्व, जैसे यमन के एयरलिफ्टिंग में इंडिया इन्वॉल्व हो गया, तो यमन क्राइसिस पे पड़ रहे हैं, या सीरियन क्राइसिस बहुत मेजर चल गया। तो मैं आपको बताऊँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए क्योंकि पॉल साइंस में भी सिलेबस बहुत रेलिवेंट दिया हुआ है, इंडिया ये बट पूछ लिया क्रीमिया के ऊपर, एग्जामिनर अगर वो कर सकता है तो यहाँ पे भी उस एंगल से सोच सकते हैं, क्रीमिया अगर मेजर न्यूज में, अभी मेजर न्यूज में नहीं है, तो यू डू दैट, ठीक है। साउथ चाइना सी जस्ट पढ़ना है, चाहे इंडिया चाहे डायरेक्टली रिलेटेड, बट साउथ चाइना से कवर करना, ठीक है। थीम्स मत भूलना इसके अंदर, विजन IAS विल बी स्टॉक कंटेंट प्लस थीम्स, ठीक है। थीम्स के अंदर और क्या आएगा? इस बार मैंने ऑप्शन के लिए नोट्स यूज करे थे, वो इधर काम है, और नहीं होता अगर मेरा ऑप्शन है तो मैं क्या करता हूँ, इंस्टीट्यूशन से न्यूज़ में, और ये अक्रॉस आप देखोगे कि न्यूज़ में कभी यूनेस्को पूछ रहा है, इस पर WHO को एनालाइज करना पूछा, यूनेस्को जब पूछा तो मैं एकदम बैठा था कि नहीं ये क्या पूछ लिया, है ना, ये भी फैक्ट आता कि इजराइल और का कुछ पंगा हो रहा हो, लेकिन इस बार WHO के बहुत अच्छे नोट्स है मेरे पास, तो और शायद विजन में भी बहुत अच्छे से कवर किया था। तो डू द इंस्टीट्यूशंस इन न्यूज़, या एकदम ही प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन जैसे UN होता है, या UN पीस कीपिंग एज एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, UN पीस कीपिंग में इंडिया बहुत ज़्यादा प्राउड लेके बताता है, UN पीस कीपिंग, UN इंडिया UN, अभी इंडिया UN का चेयर है, तो उस सेंस से भी आप प्रिपेयर कर लेना, मेरे पास नहीं है ऐसे नोट्स, बट इंडिया UN का चेयर, तो व्हाट इंडिया कैन अकम्प्लिश टू दिस, या व्हाट अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट्स, और UN सिक्योरिटी काउंसिल ऐसे न्यूज़ पढ़ो, UN पढ़ो, WHO इज वेरी मच इन न्यूज़, UN पीस कीपिंग, ICJ विल ऑलवेज बी न्यूज़, जुडिशियल बॉडी है वर्ल्ड लेवल पे, तो ये सब इंस्टीट्यूशंस आप पढ़ो, डायस्पोरा पढ़ो, और मेजर P5 कंट्रीज एंड साउथ इंडिया, साउथ एशिया, ठीक है, या कोई क्राइसिस होता है, ये बेसिकली IR और पॉलिटी और सोशल जस्टिस है प्लस गवर्नेंस। गवर्नेंस हो गया क्या? नहीं हुआ। नहीं, विजन जब मैं बोल रहा हूँ सप्लीमेंट्री बोला था मैं यहाँ पे, सप्लीमेंट्री मटीरियल डेवलपमेंट, हाँ, जो एडिशनल रिसोर्सेज आते हैं ना उसके टैब में, हाँ, तो इधर भी वो नहीं, इधर 365 मोस्टली 365 ही हर जगह जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे सप्लीमेंट्री मेजर कर दिया, यहाँ पे सप्लीमेंट्री मेंशन कर दिया, ठीक है। तो इससे मेरे ख्याल से हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन है क्या इसमें क्वालिटी और IR सोर्स कुछ क्वेश्चन? गवर्नेंस में क्या है ना, ट्रांसपेरेंसी, इसमें एक तो मैंने वो पढ़ लिया था सेकेंड ARC जो 4th GS में हेल्प करती है, इसके नोट्स या तो आप अगर आप अभी पढ़ना चाहो तो इसके नोट्स ले आना, खुद मत पढ़ना, पर मैंने खुद पढ़ लिया बिकॉज आई हैड टू नो एथिक्स क्या है गवर्नेंस में, गवर्नेंस क्या है, बिकॉज पूरा चैप्टर ही है, मतलब पूरा टॉपिक ही है गवर्नेंस, ठीक है। सेकेंड ARC ऑफ एथिक्स इन गवर्नेंस पढ़ लिया मैंने यहाँ पे, प्लस RTI बहुत पूछ रहे थे, केस स्टडीज अलग से 20-20 नंबर की आ रही है, तो RTI के ऊपर मैंने पढ़ लिया, RTI के ऊपर चैप्टर है, सेकेंड ARC के अलग से RTI के ऊपर राइट इन्फॉर्मेशन का चैप्टर, ठीक है। और गवर्नेंस में चैप्टर है, अब सिविल सर्विस इतना न्यूज़ में चल रहा है, पता नहीं वैसे क्या है, बस ये पढ़ लीजिए दोनों यहाँ। गवर्नेंस में और टॉपिक है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी आपका इधर हो जाएगा सब। ई गवर्नेंस का चैप्टर है, ई गवर्नेंस ये मेरे प्राइमरी नोट्स ई गवर्नेंस सिर्फ सेकेंड ARC से बने और पूरा वहीं से एक टू एंड कवर हो जाता है, अच्छे अच्छे मॉडल्स दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, बहुत अच्छे एक्सप्लेन है। ई गवर्नेंस डायरेक्टली यहाँ से और है एप्लीकेशन सक्सेस, लिमिटेशन, पोटेंशियल, जितना है सब वहाँ पे। सिटीजन चार्टर मेरे पास वाजिराम का मटीरियल था, मैंने वो रेफर किया, ट्रांसमिट अकाउंटेबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल अदर मेजर्स, बस। कोई अदर मेजर्स गवर्नमेंट ले रही है गवर्नेंस पे तो देख लेना, अदर मेजर्स बहुत ब्रॉड हो गया तो खुद से करना है वो अदर मेजर्स। सिटीजन चार्टर गवर्नमेंट ने क्या किया, मिशन करनी होगी वगैरह वगैरह जो भी किया, तो गवर्नेंस हो गया। बट गवर्नेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इतना कम लिखा हुआ है, बट NGOs बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। मैंने अलग से NGOs पे नोट्स बनाए थे, अलग से SHGs पे नोट्स बनाए थे,
कोई भी आपका स्टॉक कंटेंट हो, अगर आपको कोई भी फैशन से लिमिटेड लग रहा हो कि उसमें अच्छे ये नहीं है वो नहीं, फिल इट, डू एक्स्ट्रा मेहनत फॉर गवर्नेंस। वो शॉर्ट क्वेश्चन है, एकदम लिमिटेड सिलेबस है। एनजीओ जैसे चीज़ बार बार पूछ रहे हैं, और माइक्रो क्रेडिट और ये सब पे अलग नोट्स बना लिए बिकॉज ऐसे चीज़ इन द टॉपिक सिलेबस। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया। इंटरनेशनल रिलेशन में एजेंसी स्ट्रक्चर मैंडेट, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। तो जैसे बहुत H1B का चल रहा था और इंडिया इम्पैक्ट हो रहा था, या यूके में ब्रेक्सिट हो रहा है तो इम्पैक्ट ऑफ ब्रेक्सिट ऑन इंडिया, इम्पैक्ट ऑफ सपोज नेपाली डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ नेपाल एंड नेबरिंग डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इम्पेजिंग ऑन इंडिया, इम्पेजिंग ऑन इंडिया इंडियन डिप्लोमेसी। ऐसे करके इधर से आप खुद से सोचो इसको, है ना। और लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछे उसको एटलीस्ट उस मैटर में सोच के अक्रॉस थीम्स कवर करने की कोशिश करो। बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स। अब ग्लोबल और रीजनल ग्रुपिंग्स है, तो आईओसी कितना न्यूज़ में था जब गेस्ट लेक्चर बन के गए, और अभी भी न्यूज़ में चलता रहता है। तो आईओसी जैसी ग्रुपिंग्स को कवर करो, ओपेक को कवर करो, बिकॉज ओपेक पे कितना फाइट होती है, बार बार ओपेक में इंडिया जाते रहते हैं, प्राइसेज इम्पैक्ट करते रहते हैं। तो ओपेक हाउ इज इट इम्पैक्टिंग आईओसी, और कुछ है सार्क वार्क, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्क तो अलग ही इंपॉर्टेंट है, सार्क और बिम्स्टेक पे इंडिया फोकस कर रहा है। तो एक क्वेश्चन बहुत प्रॉब्लम मेरा ये था कि सार्क से बिम्स्टेक में इंडिया शिफ्ट कर रहा है, तो इज इट द राइट मूव, और एनालाइज तो डू दैट, जो भी सिलेबस में दिया है। ये हो गया कुछ क्वेश्चन सोच में। थीम्स आर एनजीओज, एसएचजी, सिटीजन चार्टर, ठीक है, करप्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें चल रही होती है, जैसे कभी पीसीए में अमेंडमेंट हुआ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, तो उसको एनालाइज करना करप्शन। फिर और क्या होता है, मिशन कर्मयोगी, सपोज ये सिविल सर्विस में आ गया यहाँ पे, बट यहाँ पे मिशन कर्मयोगी या गवर्नमेंट का कोई भी स्कीम हो जो सिविल सर्विस को इम्पैक्ट कर रही हो, या जो ट्रांसपेरेंसी में लोकपाल हो गया, लोकपाल से अलग से प्रिपेयर करो, कोई इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट नया लेके आई हो, और नया लेके आई हो और 2-3 साल में अगर उस पर क्वेश्चन नहीं पूछा हो तो वो और हॉट हो जाते हैं यूपीएससी के लिए। जीएसटी आएगा 2017 में, बट गवर्नमेंट को चेंज टू 2019 में वगैरह, ठीक है, नहीं आया 2-3 साल से, और उसके हाई प्रॉबिलिटी है अगर एक मेजर चीज़ आई है और इसका नहीं पूछा। तो लोकपाल एक बहुत मेजर चीज़ है जिसके लिए इंडिया में पूरी गवर्नमेंट बदल गई है, बट नहीं पूछा गया। पक्का ही उसको अच्छे से करना, ठीक है, अच्छे से स्टार्ट करेगा, सब पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिशन कर्मयोगी आएगा तो वो एक कॉन्टेक्स्ट में आएगा, और रिफॉर्म्स प्लस मिशन कर्मयोगी पूरा नहीं हो सकता इसके ऊपर, या पता नहीं पूछ भी सकते। करप्शन पे या कोई एक्ट वैक्ट कुछ गवर्नमेंट ने चेंज किया हो, करप्शन पीसीए जो ये देख लेना, गवर्नेंस के लिए क्या क्या चेंज किया हो, कोई रूल्स चेंज किए हो, कुछ किया हो, एक जो जैसे कि माइक्रो क्रेडिट में इससे रिलेटेड है, माइक्रो क्रेडिट। बाकी आपको थीम्स देखनी तो मिशन आईएएस और सप्लीमेंट्री जाओगे, बहुत सारी थीम्स कवर है, ऑलमोस्ट एवरी थीम्स कवर है। ये हो गया, हम इसको हटा दें, ठीक है। जो भी जितना भी मैं बोल रहा हूँ सबके छोटे नोट्स होने चाहिए, छोटे नोट्स जो आप रिवाइज कर सको। और मेरा एडवांटेज डिजिटल यूज करने का एडवांटेज प्लस मोटिवेशन ये था कि एक बार उसको मैंने छोटे में लिख दिया, और छोटे करने के लिए वेरी इजी टू कंट्रोल एंड हाईलाइट, कंट्रोल एक्स दबा के उसको हाईलाइट कर दिया, बहुत इजीली रिविजन हो जाता है। गवर्नेंस है, मतलब ऐसे अगर कल पेपर दिलाओगे तो मैं अभी पढ़ लूँगा उसको 3 घंटे के 2 घंटे में पढ़ लूँगा, बहुत अच्छे। तो ऐसे आपको नोट्स चाहिए, या तो आप अपने ऑफलाइन में उसको हाईलाइट करो, या अपने एवरनोट मेनू को बेस्ट करता था तो या तो उसमें करो। आपके एवरनोट पे नोट्स है ना? हाँ यार है, बट गवर्नेंस के काफ़ी नोट्स मेरे ऑफलाइन हैं। मैंने आज पॉलिटिकल साइंस के अपने सारे सेग्रीगेट करके 1-1.5 घंटा उसको नीचे दे दिया कॉपी स्कैन करने के लिए। वैसे जीएस के जो स्टॉक पूरा वो मैं करने की कोशिश GS3 पे अपना इकोनॉमी, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस टेक, ठीक है। अब इकोनॉमी का प्रेपरेशन आप मेरा देखोगे थोड़ा अजीब ही है, मतलब कौन सी बुक है वो, आरपी सिंह, हाँ रमेश सिंह, तो वो सब बुक में कभी रेफर नहीं किया, इसलिए नाम भी नहीं पता। तो मेरा क्या था, जो भी सिलेबस के टॉपिक्स हैं प्री में मैं करता था कि जो जो न्यूज़ में वही करंट अफेयर्स कवर करता था। यहाँ पे मैं जो जो टॉपिक है वो मैं गूगल करके अपने नोट्स बना रहा हूँ। तो मेरे नोट्स हैं यहाँ पे सेल्फ के नोट्स, टॉपिक रिलेटेड जो भी टॉपिक है, गवर्नमेंट बजटिंग है, यहाँ पे इकोनॉमिक इश्यूज हैं, सब करंट अफेयर्स रिलेटेड चीज़ें। तो जितना मैं स्टैटिक कंटेंट बना सकते हो, गवर्नमेंट बजटिंग है तो मैंने बना लिया अपने आउट ऑफ बजटिंग, जेंडर बजटिंग, 2-3
2-3 चीज़ें जो यूज हो सकती है। वैसे ही प्लस गवर्नमेंट ने बजट में कुछ चेंजेस करा, बजट का फॉर्मेट चेंज करा, प्लान नॉन एक्सपेंडिचर चेंज किया, करंट अफेयर्स को सप्लीमेंट करा। तो आप देख लो लास्ट के 1.5 साल में और लास्ट के 4 महीने में 5 महीने में क्या थीम चल रही है, बजट में कुछ चेंज करेगा कुछ करंट अफेयर्स या गवर्नमेंट एक्स्ट्रा बजटरी बॉरोइंग्स है, उस पर बहुत न्यूज़ चल रही है कि FCI 2-3 लाख के डेट में बट गवर्नमेंट दिखाती नहीं है और अभी गवर्नमेंट ने बोला देगी वो डेट ना, बहुत न्यूज़ है। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट बजट में इंपॉर्टेंट हो गई। किसी को फ्यूचर करंट अफेयर्स सेंटर करना हाँ यार पानी है किसकी वजह से पहले यहाँ पे लाइन से 5 बॉटल रखी थी कि 5 लोग आएंगे पूरे सेशन में 5 इकोनॉमी में इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज, प्लानिंग, मोबिलाइजेशन, अलग से आप एवरनोट पे या ऑफलाइन इसकी 1-2 पेज की जगह रखो और सबको कवर करो, सबको थीम्स क्या है उसकी मेजर न्यूज़ में और सबके स्टैटिक चीज़ें उसकी कवर होनी चाहिए, है ना। तभी UPSC ये यार मतलब यही इधर से पूछेगा और आपको लगेगा क्यों नहीं है इसकी मेरे पास एक टॉपिक लिखा था क्यों नहीं है बस वेलफेयर स्कीम अपन छोड़ देते कि आप प्री में आने के लिए बट हैव नोट्स फॉर दैट एंड इफ यू आर रेफरिंग टू प्री नोट्स देन गो एंड रेफर टू देम व्हेन यू आर रिवाइजिंग सिलेबस के जो भी टॉपिक्स हैं, ठीक है। सेल्फ नोट्स टॉपिक वाइज, इंक्लूसिव ग्रोथ, एसोसिएटेड इश्यूज, चैलेंजेस। अब इधर मैंने 10 सोर्सेज यूज करे होंगे बट गूगल के सोर्सेज टू डू दिस अकम्प्लिश दिस। इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी, खुद से फिर सोचा इफेक्ट्स क्या क्या थे, क्या क्या शॉर्टफॉल्स रह गए जिसकी वजह से अभी डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ रहे हैं, ठीक है। चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिर खुद से कहीं और से सर्च किया कि मेजर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 की चेंज, अभी FDI लिबरलाइजेशन बहुत न्यूज़ में चल रहा है तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी वो की चेंज, प्लस एक ड्राफ्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी अभी लेटेस्ट में चल रही है, लास्ट ईयर चल रही थी अपने से लास्ट ईयर। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 10-12 एम्स लिखे हैं उसमें, बहुत अच्छे से गवर्नमेंट या विजन में लिखा हुआ है। तो मुझे वो कंटेंट बहुत अच्छा लगता था, मुझे लगता था कोई भी जगह मुझे रिकमेंडेशन देनी हो मैं उसका नाम ले लूँगा या नाम भी लूँगा, उसके पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। मार्केटिंग में इंडिया, मेड इन इंडिया ऐसे ब्रांड प्रमोट करना है या उनको क्रेडिट देने के लिए क्या माइक्रो क्रेडिट करना है, यूके सिन्हा की कोई कमेटी रिपोर्ट्स हैं, तो वो पॉइंट बहुत अच्छे दिए हैं। जैसे मैंने आपको लोकेशन वाला स्ट्रक्चर बताया था ना 10-12, वो मेरी स्ट्रक्चर ऐड करता था कि कभी भी कुछ पूछेगा अक्रॉस इंडस्ट्री इकोनॉमी मैं वो स्ट्रक्चर में बहुत डाइवर्सिफाइड आंसर कर दूँगा, ठीक है। और कुछ है इसमें अब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, ये सब अलग अलग सोर्सेज से मेरे पास नोट्स है, मैं सब डाल दूँगा। उसके अलावा खुद देख लेना कोई थीम छूट गई है उसमें तो, और जो करंट में चल रही है मोस्टली सेल्फ नोट्स, ठीक है। और कुछ है इन्वेस्टमेंट मॉडल हो गया। अब एग्रीकल्चर इसलिए क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर कहाँ रेफर किया मैंने एग्रीकल्चर के लिए विजन आई इसका एग्रीकल्चर 2 साल का एक्यूमुलेट हो गया था मेरे पास, उससे सब कुछ आंसर हो रहा था। फूड प्रोसेसिंग यूज में चल रही है वगैरह वगैरह। अब जैसे फूड प्रोसेसिंग वहाँ पे पढ़ लिया बट और वो लोकेशन में पूछा है तो ये वाला वहाँ पे काम आ जाता है ना, फूड प्रोसेसिंग इन वेस्ट इंडिया, तो पूरा जितने मेरे पास यहाँ पे नोट्स वहाँ पे काम आ जाएगा। एवरी पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं तो कई क्रॉपिंग पैटर्न्स नहीं खुद से सोचो मेजर क्रॉपिंग क्या न्यूज चल रही है, कीप इट ओपन, मतलब जब आप एक बार सोर्स देख लो अपना, एक बार देखना जाके एक दिन लगाओ उस पर कि सारे सोर्सेज हैं मेरे पास, सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, एक पॉइंट कवर है, टिक कर लो उसको या हाईलाइट कर लो या एलिमिनेट कर लो कि ये है या ये नहीं है ये नहीं है, और उस पर जाके फिर खुद थीम सोचो कवर करो उसको, ठीक है। ये एक मेजर एक्सरसाइज है, आपको मैं बता रहा हूँ, मतलब बहुत डिविडेंड है इसका। 20-80 चीज़ पता है ना क्या होगी, 20% एफर्ट लीड टू 80% डिफरेंस, ये वो वाली एक्सरसाइज है। चाहे इसमें 2 या 3 दिन लगे बट इफ़ यू कवर एवरी पॉइंट नो आराम से हर पेपर में, इफ़ यू नॉट डन दिस एक्सरसाइज बिफोर, 2-3 क्वेश्चन आपको आसान लगने लगते हैं क्योंकि वो आपके इग्नोरेंस की वजह से छूटे, बिकॉज स्टॉक में नहीं है वो चीज़ें, छूटे हुए पता नहीं क्यों छूटे, ठीक है। तो क्रॉपिंग पैटर्न्स मैंने अलग से बना लिया कि क्रॉपिंग पैटर्न राइस मीट बहुत चल रहा है, आया डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया राइस मीट का, मेरे नोट्स में गिवन है वो। क्रॉपिंग पैटर्न्स में इंडिया पल्सेस पे बहुत कर रहा है, तो ये वाला मैंने क्वेश्चन क्रॉपिंग में डाल दिया था। इंडिया न्यूट्रिएंट मिलेट्स बहुत कर रहा था ना, न्यूट्रासीड्स, मैंने इसको प्रेडिक्ट करा आ गया क्वेश्चन क्योंकि इससे प्रेडिक्ट करा, ये दिया हुआ सिलेबस और मैं जब न्यूज़ में पढ़ रहा हूँ तो प्रेडिक्ट कर लिया क्वेश्चन ये न्यूट्रासीड्स पे आएगा कुछ आएगा, और एक क्रॉपिंग पैटर्न से रिलेटेड है। क्रॉपिंग पैटर्न और इंडिया कुछ कर रहा है या कुछ शिफ्ट कर रहा है, इंडिया कुछ क्रॉपिंग पैटर्न कुछ प्रमोट कर रहा है, तो आप देखो उसको क्या करेंगे। अभी जैसे मैं होता आपकी जगह तो पाम ऑयल वाला बहुत पड़ रहा है ना, पाम ऑयल के क्या इम्पैक्ट होगा अंडमान की उधर की इकोनॉमिक बायोलॉजी की बायोडाइवर्सिटी, बिकॉज GS1 में भी वो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और GS3 में भी इन्वायरमेंट साइंस से बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम स्टोरेज, खुद से उसके नोट्स बना लिए। एक मैप था मेरे पास
पूरा रेप्लिकेट करके आया इस बार क्वेश्चन में। ये होता है ना सबके पास, यहाँ पे टंग का सिस्टम है, कहीं पे जोहर है, कहीं पे पानी सिस्टम, पूरा वो सिस्टम इरिगेशन क्योंकि दिया हुआ है और इरिगेशन। तो विजन आईएएस और आपको लास्ट 1-2 साल से हेल्प नहीं पड़े टू अकम्प्लिश दिस टॉपिक, गो टू 1 साल और पुरानी विजन 365। काम आसान हो गया ना अगर नहीं तो मिलेगी सारी चीज़ें, बट कवर दिस बिकॉज वन ऑफ द अदर ईयर इट्स इन न्यूज एंड दिस विल बी कवर्ड समवेयर। और कंटेम्प्रेरी इशू भी आपका ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स मुझे कहीं नहीं मिल रहा था, मैं गूगल कर करके कोई ना कहीं से ई टेक्नोलॉजी पे आधा पेज बना लिया, एक पेज बना लिया, क्या क्या ऐप्स हैं या कोई कृषि ऐप है, कुछ ऐप है, कोई हेल्पलाइन है, कोई गवर्नमेंट वो क्लाउड फार्मर करके डेटाबेस की DBT ने बनाया है ना, कुछ भी ITC ने बनाया है, तो वो आप खुद से ई टेक्नोलॉजी पे एक पेज बना लो। मेरे को नहीं मिल रहा था देखिए, अब शायद अपडेट होगा तो पता नहीं। इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग, फूड प्रोसेसिंग, सब कुछ जितना विजन में मिले नहीं तो खुद से करो, ठीक है। इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ये क्या क्या, एंड यहाँ पे मैंने वैल्यू एड बताऊंगा एक्स्ट्रा, बट यहाँ पे वापस बता रहा हूँ कि एग्री में मैंने बहुत सारा निकल का, बहुत इनोवेशन का स्कोप है यहाँ पे। तो मैंने बहुत सारे मैथ्स इकोनॉमी और एग्री के लिए, बिकॉज मेरे GS 3 में कम थे 74 मार्क्स से, तो मैंने सोचा क्या करूँ, और जितने लोगों से पूछा उतने लोगों ने पूछा कंटेंट तो वही है करंट अफेयर्स। रमेश सिंह पढ़ने का मुझे नहीं लगा मुझे जाना चाहिए वहाँ पे, इतने भी स्टार्टिंग क्वेश्चन भी पूछे थे, बट एवरीबडी सेड more value add, more reports, more facts, more this, more that, extra stuff, cherries वाला stuff। तो एग्री में मैंने ऐसी चीज़ें बनाई थी, जैसे ये बना दिया इरिगेशन एरिया का, या पर पर्सन ड्रिंकिंग वाटर इतना हो रहा है, या अक्रॉस इंडस्ट्रीज इतना है, एग्रीकल्चर इतना लेता है, वो इतना लेता है। राइस वाटर के लिए बना लिया था कि राइस वाटर ये ले रहा है, राइस और वीट इतना ले रहा है, शुगर केन इतना ले रहा है, बाकी ऐसे ऐसे बबल्स। तो ये मैं बना के आ जाता कि वाटर का भी कोई राइस भी पूछ रहा है ना, ये बना के ये आते हैं मुझे, ये तो पक्का बना के आना चाहिए था मेरे में। तो ऐसा इधर बहुत इनोवेशन का स्कोप है इकोनॉमी में, मैथ्स का, ये पाई चार्ट्स का। पाई चार्ट्स बहुत मुश्किल से मुझे वो बनता है, सोचना पड़ता है 35% तो पता नहीं कैसे बनाना है पाई चार्ट्स नहीं, बट दिस कैन बी इजीली मेड। तो डू दिस वैल्यू एड। और कुछ है डायरेक्ट सब्सिडीज, डिस्ट्रीब्यूशन टू PDS, प्लान रिफॉर्म्स, खुद से ही करना है इसमें और मिल जाएंगे स्टॉक। साइंस एंड टेक, साइंस टेक में क्या किया था, साइंस टेक में आप विजन का जो आता है 365 दैट इज मोर देन सफिशिएंट, प्लस कुछ छूट गया और आपको लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो कर लो। मैं इधर एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करता था साइंस टेक में, मुझे लगता था करंट अफेयर्स वाली चीज़ें हर जगह थीम है UPSC का, तो मैं क्या करता था टॉप साइंस ब्रेक थ्रूज या टॉप साइंस न्यूज़ लिख देता था गूगल पे, और 10-15 स्टॉक टॉपिक्स मुझे 2 जगह से 1-2 जगह मैगजीन जाके, साइंस डायरेक्ट जाके, या जो होती है ना जर्नल्स होते हैं जो साल के एंड में निकालते हैं, भाई ये ब्रेक थ्रू हो गया, मतलब नैनोटेक में ब्रेक थ्रू हो गया, इसमें क्रिस्पर का ब्रेक थ्रू हो गया, अभी RNA मैंने इंटर्नशिप करी थी RNA इंटरफेरेंस के ऊपर, वो भी बहुत न्यूज़ में, इंडियन गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग दैट इन प्लेस ऑफ पेस्टिसाइड्स, तो RNA एज अ ब्रेक थ्रू, वो क्रिस्पर को सप्लीमेंट करेगा, अच्छा टेक्नोलॉजी है। तो ऐसे करके 10-15 ब्रेक थ्रूज आपको मिल जाएंगे, अगर आपके विजन आई इसमें है तो है, नहीं है तो खुद वहाँ से पढ़ लो और बना लो, ठीक है। हमेशा काम आएगा, इस बार भी काम आएगा, कभी प्रिलिम्स में काम आएगा, इंटरव्यू में काम आएगा, पर काम आएगा। बहुत छोटी एक्सरसाइज है, 20-80 वाली एक्सरसाइज है, ठीक है। और योर विजन नोट्स प्लस गूगल 15-20 ब्रेक थ्रूज, जिसमें से 10 के अराउंड 5-10 के अराउंड विजन में होगा ही होगा, 5-10 नहीं हुआ तो खुद से करो, RNA नहीं होगा शायद, पता नहीं इतना अच्छी सुना, ठीक है। अब क्या इसमें रिसेंट डेवलपमेंट के एप्लीकेशन, ये तो चलो एक स्टॉक हो गया, ये सोर्स है, बट आपको कवर ये करना है सिलेबस वाला ना। तो रिसेंट डेवलपमेंट्स एंड एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ, तो आप रिसेंट डेवलपमेंट्स तो इससे हो जाएगा, रिसेंट डेवलपमेंट या इंडिया स्पेसिफिक है तो इसमें कवर नहीं होता, लेकिन इंडिया स्पेसिफिक डेवलपमेंट जैसे इसरो ने लिथियम बैटरी बना ली और इंडस्ट्री को दे रहा है, बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज इन टर्म्स ऑफ इन कंटेक्स्ट ऑफ साइंस। तो डू दैट कि लिथियम न्यूज में उसका एप्लीकेशन क्या है, इफेक्ट क्या है एवरीडे लाइफ में। बट इस पर बहुत ही नॉन सेंसिकल साइज का क्वेश्चन होता है ना, साइंस टेक्नोलॉजी का डेली लाइफ में क्या यूज होता है ना, इसी से पूछा था, बट इतना काम नहीं आएगा। अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस मैंने खुद जाके गूगल कर करके इस पर बनाया, मैंने अनमोल और उनवाल ने 3 में डिवाइड कर लिया था कि अपने हर गोविंद खुराना पे एक बना लिया, जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स पे वो टेबल बनाई थी, ये कॉन्ट्रीब्यूटर्स उनका ये कॉन्ट्रीब्यूशन था छोटा छोटा, वैसे इधर हमने टेबल बना ली कि चंद्रशेखर है अपना उस पर लिमिट पे है उसका, मैंने ये चीज़
2018 में मैं पहले नोट्स बना लेता था, वो जो आता है ना साइंस वाला राज्यसभा पे आता था पहले, अभी भी आता था साइंस रिपोर्ट। तो उस टाइम वो आया था, जो कौन है इंजीनियरिंग जिसके ऊपर नेशनल विश्वेश्वर है, तो उस पर नोट्स बनाए थे तो मैंने, और डायरेक्ट लास्ट ईयर आया था वो विश्वेश्वर आया, तो मेरे नोट से काम आ गया। तो अगर वो वीडियो नहीं भी देखता तो मैं कर लेता मेजर कौन लोग है, विश्वेश्वर आया ये वगैरह, और उस पर खुद के छोटे नोट्स बना लिए। देख लेना अभी नोबेल प्राइज किसको मिला हो, या कोई काफ़ी इंपॉर्टेंट हो इंडिया में कहीं यूज हो रहा हो, इकोनॉमिक्स वालों में कहीं पे मेंशन हो, तो वो चीज़ आप कवर कर लो। 8-10 कॉन्ट्रीब्यूटर्स ही हैं, छोटा से 3 पेज के अंदर आपके 6-7 कवर हो जाएंगे सारे कॉन्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूटर्स सेल्फ करो, उसको गूगल करो, मेरे जितने होंगे मैं दे दूँगा, कुछ एक्स्ट्रा तो ऐड कर लेंगे। इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी सब इधर मिल जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट अभी क्वांटम कंप्यूटिंग में नई स्कीम लेके आई है, बहुत अच्छे से पढ़ो। जो भी नई स्कीम गवर्नमेंट लेके आई है मेजर टेक्नोलॉजी ब्रेकथ्रूज में, डीप ओशन मिशन हो गया, वहाँ पे सबमर्सिबल डेवलप कर रहे हैं, तो डीप ओशन टेक्नोलॉजी, स्पेस पे गगनयान, ये वो खुद से सोचना है, एक्स्ट्रा सोचना है। और यहाँ पे मोस्टली पता नहीं ऐसा मैंने देखा कि एक स्टेप अहेड रहते हैं, कुछ कर रहे हैं उसका अगला स्पेस स्टेशन पूछेंगे, गगनयान कर रहे हैं तो स्पेस स्टेशन पूछेंगे। अब जैसे पूरी दुनिया जा रही मून को कॉलोनाइज करने के लिए, मार्स को कॉलोनाइज, तो प्रिपेयर है, चाहे इंडिया गवर्नमेंट का ना हो, है ना, बिकॉज प्लान है 10 साल बाद का प्लान है शायद, डू दैट। ठीक है, बाकी जो आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये जितना आपको विजन से मिले, नहीं तो खुद भी जाके नैनो टेक की साइड पे चले जाओ, नैनो टेक्नोलॉजी मिशन पढ़ लो, और उसके छोटे, और इसका सेम स्ट्रक्चर जो भी पॉलिसी है रिगार्डिंग नैनो टेक, बायोटेक, उसका एक स्ट्रक्चर है। पहला होगा फंडिंग, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ह्यूमन रिसोर्स पे फोकस, कोई स्कॉलरशिप होगी। 5 पॉइंट आपको याद है ना, कोई भी मतलब एक यहाँ पे होता है भाई क्या आंसर लिखे, क्या आंसर लिखे, मुझे कुछ आंसर नहीं पता था, बस ये स्ट्रक्चर होता था, खुद नहीं देता था। नैनो टेक्नोलॉजी कुछ भी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट याद आ रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लिख दिया, कोई भी मुझे ह्यूमन रिसोर्स में कि क्या ही होगा ना ह्यूमन रिसोर्स में, कोई स्कॉलरशिप होगी, 2-3-4 याद हो गया आपको अपनी, बट स्ट्रक्चर याद है तो हर चीज़ फिट हो जाती है आपकी नॉलेज। तो मेक अ स्ट्रक्चर फॉर दिस, क्योंकि स्पेशली पूछा गया नैनो टेक का मिशन के ऊपर। इशूज रिलेटेड टू आईपीआर, खुद का एक नोट बना लिया। आईपीआर 7-8 तरह के आईपीआर हैं, इंडिया के आईपीआर का क्या इशूज हैं, इंडिया में आईपीआर की रेटिंग, जो भी कुछ भी न्यूज़ में वो आप खुद से कवर करो विजन के अलावा। बाकी आपका इन्वायरमेंट, ये मोस्टली आपका शंकर है, शंकर के छोटे नोट्स बना लिए थे, और थोड़ा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने का शंकर, प्लस विजन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है शंकर में। अगर आपको देख लो थीम अगर काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक साल प्रीवियस वाली भी है उसमें और नहीं कवर्ड इस साल, या क्वेश्चन नहीं पूछे तो वो जाके देखो। ठीक है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA पे मैंने अपना कौन सा यार वो टॉपर, ए से नाम था जिसका, अनुदीप ने EIA पे, तो EIA पे बहुत अच्छे से नोट बनाए गए, तो EIA के मैंने उससे नोट्स निकाल लिए थे बहुत अच्छे से, उसने शॉर्ट में भी बनाया गया और एक लंबा उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा था। शॉर्ट में उसके 2 पेज के नोट्स हैं EIA के, सिर्फ उससे भी हो सकता है, स्कोप पेज के बहुत अच्छे से लिखा था। तो अनुदीप दो शेयर के मैंने यहाँ से डायरेक्टली लिख दिया EIA। अब EIA बहुत यूज होता है 2018 में, तो बहुत ईजी हो गया ना यार, 2020 वाला जो चीज़ हुआ एंड 2006 वाला कंपैरिजन बहुत इजीली आंसर हो गया। तो इफ यू गो टॉपिक वाइज एंड थिंक, ये एक्सरसाइज अगर आपको 2 दिन वाली एक्सरसाइज आपको 2-3 बार करनी पड़े, आपको लगे कुछ नए इशूज आ सकते हैं, तो इस गो थ्रू इट, बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। डू इट फ्री टाइम। GS2 और GS3 में ज़्यादा यस, बट GS1 में लिखा, मुझे लगता था कि वो जैसे क्वेश्चन पूछा ना, हाउ टू प्रिवेंट इंटैंजिबल हेरिटेज, तो गवर्नमेंट का वो चल रहा था, अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम और ये वो चल रहा था, न्यूज़ में है वो, और वो मैंने इस बार और करंट अफेयर्स ओरिएंटेशन से GS1 को देखने की कोशिश करी इस बार, है ना। तो आई थिंक दैट हेल्प मी इन GS1 में क्या होता है, अपन बहुत स्टैटिक पढ़ते तो बहुत ऐसे साइलोज में पढ़ते हैं, हर चीज़ डांस अलग, हैंडीक्राफ्ट लगेगा, बट इनटैंजिबल पे क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है, इनटैंजिबल पे पूछेगा आप, या कोई लिटरेचर दिल्ली गवर्नमेंट है या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बोला कि मैन्यूस्क्रिप्ट को सब डिजिटाइज करेंगे, बहुत न्यूज़ में आ जाता है, तो मैन्यूस्क्रिप्ट से लिटरेचर बिकम्स इंपॉर्टेंट, तो फिर आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो अगर आप ऐसे सोचोगे कि क्या क्वेश्चन हो सकता है, तो आप वो चीज़ एक साथ सोच लोगे, दैट इज मोर देन इनफ, दैट विल पुट यू इन द 1% जो कर रहे हैं ये चीज़ सोच के। इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट पोल्यूशन, डिग्रेडेशन,
ये हो जाएगा सब आपका शंकर विजन और अनुदीप के EIE से, और जो भी करंट में चीज़ चली वो तो गिवन है। विजन विल बिकम योर स्टॉक, यहाँ पे करंट अफेयर बहुत पूछते हैं, शंकर आपको सप्लीमेंट करेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट सेकेंड ERC, ठीक है। प्लस मैंने एक बार रवि भैया ने एक बार नोट्स दिए थे थोड़े, उन्होंने कुछ टॉपिक्स एड्रेस किए थे, तो मतलब लेकिन इतना नहीं किया, बट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो सारे नोट्स में बहुत ही लिमिटेड है। अनमोल का भी देखा था मैंने, रवि भैया के नोट्स देखे थे थोड़े थोड़े, कि कुछ मेरे से मिस हो गया, क्योंकि वो थोड़ा पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, थोड़े और कंटेम्प्रेरी इशूज़ थोड़ा अच्छा बन अपने को कॉन्टेक्स्ट में दिया। और रवि भैया ने मुझे बोला था उनके बहुत अच्छा जाता था डिजास्टर मैनेजमेंट, तो मुझे सोचा कि नोट्स सिखा देते हैं। उन्होंने बहुत छोटे छोटे नोट्स एक डायरी में लिखे हुए, तो वो मुझे भेज दिए PDF फॉर्मेट में। तो मुझे लगा उनके 3 एटलीस्ट मैं आप भेज उनके नोट्स में। सेकेंड ERC बिगिन में नहीं, प्लस NDMA वाली गाइडलाइंस तो नहीं है, वो अभी इतना कुछ नहीं है। गाइडलाइंस एक ट्रेंड चल रहा था 3-4 साल, वो अभी टूट गया है। बट यहाँ पे भी स्ट्रक्चर, यहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाता है 6 पॉइंट्स का। रिस्क मॉडलिंग वाला एक बन जाता है, मॉडलिंग, एक हाउ टू कम्युनिकेशन वाला एक स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स, कैपेसिटी बिल्डिंग करके 5-6 फंडिंग 5-6 अब इस पे 5 पॉइंट्स का स्ट्रक्चर। प्लस ये होने के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत स्टॉक काफ़ी वो है आएगा, तो उसमें स्टॉक कंटेंट डल जाता है, जनरल कंटेंट डल जाता है। तो बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन की लाइन, बहुत अच्छी कंक्लूजन की लाइन, क्योगो से या कंक्लूजन की लाइन, कोई क्योटो वो है ना सेंडाई से या क्योगो से कोई अच्छी लाइन्स हैं, बिल्ड बैक बेटर करके कोई लास्ट लाइन, या एक मैंने इस बार सोचा था जो रुमाल लिख के आया था, मैं भूल गया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला था 1 पाउंड लगाना बेटर है रादर देन इतना पाउंड होना करके। डिजास्टर मैनेजमेंट के रिलेटेड में शायद उसने कुछ बोला था, या रिस्क के लिए कुछ बोला था, या अच्छे टर्म्स यूज़ कर देना, रिस्क रिडक्शन करके वर्ड्स, और पीछे यूगो लिख दिया या कुछ लिख दिया, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन एक गुड, और यहाँ पे गुड डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डायग्राम, रट कर इसको 3P3R ऐसे करके पीछे, और ये पक्का लिख के आना, ये और ये हर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, करके तो आना ही है, मतलब है ना। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन अब सोच के रख लो, ये कर जाओ, ये आएगा ही आएगा, बाकी ये आना है, वो स्ट्रक्चर भी हमेशा ही आएगा, कहीं ना कोई फॉर्मेट, उसकी जो वर्ड्स है वो पकड़े जाएंगे, ये आपका आंसर ऐसे ही आधा खत्म कर देगा बिना क्वेश्चन पढ़े, ठीक है। फिर सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या था न्यूज़ में, ये क्या था सेकेंड ERC इंडिया में क्या हुआ, सारे डिजास्टर्स के ऊपर बन गया कुछ, प्लस वही जो प्रेडिक्ट करने वाली टेंडेंसी है मेरी कि हीट वेव्स आ रही हैं, तो एज अ डिजास्टर क्या पॉलिसी है, क्या है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ गया उस पर ज़्यादा, ठीक है। करंट अफेयर्स पे एक्स्ट्रा ही पढ़ना है कुछ, है ना, क्योंकि वो आपको डिफ्रेंशिएट करेगा सबसे, और वो आंसर सब बहुत घटिया लिखेंगे और आप बेस्ट लिखोगे, तो अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा, है ना। वहाँ पे अगर 7 नंबर वो हाईएस्ट देते हैं, शायद आपको 9 दे दे वहाँ पे, क्योंकि बाकी सबने बहुत ही अजीब लिखा होगा, खुद से बनाना लिखा होगा, बहुत कम कंटेंट लिखा होगा। तो डू दैट, जो भी करंट अफेयर्स चल रहे हैं अक्रॉस, खुद से उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करें, जो बहुत ही प्रेडिक्टेबल, बहुत ही आने वाले टॉपिक्स है। सिक्योरिटी पे